हे दोस्तों, मैं चिराग एक ऑडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं आईएसओ कॉस्ट लाइन का पार्ट और साथ में देखेंगे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। इस प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को आप लीस्ट कॉस्ट फैक्टर कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं या ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं। आपने जैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखा होगा इंडिफरेंस कर्व वाले पार्ट में या इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस वाले पार्ट में, जैसे हम बोल सकते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे हम देखेंगे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का पार्ट। जैसे पिछली वीडियो में आपने आइसो क्वेंट कर्व देखा था, जिसका मैंने आपको बताया था कि सिमिलरिटी किससे होती है, इंडिफरेंस कर्व के साथ। वैसे ही जब आपने इंडिफरेंस कर्व में प्राइस लाइन या बजट लाइन देखा होगा, वैसे ही क्या होता है, आइसो कॉस्ट लाइन होती है। अब देखिए क्या क्या हम बोल सकते हैं सेम पार्ट हो सकता है, यानी हल्का हल्का सा चेंज क्या होगा। अगर आपने इंडिफरेंस कर्व देखा, अगर आपने प्राइस लाइन देखी, अगर आपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखा, तो आपको सारा पार्ट सेम दिखेगा, फॉर्मूले तक का सारा पार्ट सेम दिखेगा। बस वहाँ पे क्या होता है, गुड्स होता है यानी कमोडिटी होती है। यहाँ पे क्या होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। यहाँ पे हम इनपुट की बात करते हैं, इनपुट से क्या होता है, आउटपुट प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का पार्ट देखोगे तो यहाँ पे जनरली क्या होगा, जो भी सप्लायर या जो भी प्रोड्यूसर है वो अपना मैक्सिमम प्रॉफिट चाहेगा। तो उस केस में वो क्या करना चाहेगा, अपनी कॉस्ट को लीस्ट रखना चाहेगा और ऐसे फैक्टर प्रोडक्शन को यूज़ करना चाहेगा जहाँ पे वो मैक्सिमम सेल कर सके, या हम बोल सकते हैं कि आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, तभी हम इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन, या हम ये भी बोल सकते हैं लीस्ट कॉस्ट फैक्टर कॉम्बिनेशन। अब देखिए मैंने कुछ पार्ट लिखा हुआ है जिससे एक तरीके से आप कंपेयर कर सको कि यार पिछले वाले पार्ट में क्या था जब प्राइस लाइन देखा था। तो देखो आपको पता है उसमें दो गुड्स थे, एक्स और वाई की बात करते थे। वहाँ पे हम इनकम की बात करते थे, तो हम क्या बोलते थे कि जो भी हमारे पास इनकम है वो एक तरीके से हम सेटिस्फाई हो जाए और पूरा का पूरा इनकम का लेवल यूज़ हो जाए पर्टिकुलर एक्स गुड्स पे और वाई गुड्स पे, और डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन जाए। तो हमें क्या बनती है, एक लाइन बनती है जिसे हम क्या बोलते थे, प्राइस लाइन या इनकम लाइन या बजट लाइन बोलते थे। या तो हम पूरी वाई की कंज्यूम कर रहे हैं या एक्स की कंज्यूम कर रहे हैं, या बीच में अलग अलग कॉम्बिनेशन आते थे। लेकिन आपको पता है कि जो भी गिवन इनकम दे रखी थी वो पूरी खर्च होती है। अगर आपको ध्यान है, क्योंकि अभी आपने रिसेंट ही पढ़ा हुआ है, तो मैंने आपको कॉफ़ी और बिस्किट वाला बताया था एग्जाम्पल, जनरली जब भी प्राइस लाइन का बताया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कॉफ़ी यानी एक्स है और यहाँ पे बिस्किट है। कॉफ़ी की प्राइस $12 थी और हमारे पास टोटल इनकम कितनी थी, $60 थी। ठीक, तो अगर हम $12 के हिसाब से पूरी 5 यूनिट या तो कॉफ़ी की खरीद सकते थे, और बिस्किट की प्राइस $6 थी तो $6 के हिसाब से 10 पीस इसके खरीद सकते थे। वैसे ही यहाँ पे किसकी बात कर रहा है कि हमें प्रोडक्शन करना है, तो जनरली हम क्या बोल रहे हैं, दो फैक्टर हैं, लेबर और कैपिटल। ठीक, अब देखिए वहाँ पे मैंने क्या बताया, प्राइसेस दे रखी थी तो प्राइसेस कांस्टेंट है। यहाँ पे भी आपको पता है कि लेबर को क्या करोगे, आप पे करोगे कुछ ना कुछ, फैक्टर की कुछ ना कुछ प्राइसेस होगी। तो लेबर हम बोलते हैं लेबर कॉस्ट पर यूनिट, तो पर लेबर के कितनी कॉस्ट लगेगी, पर कैपिटल की कितनी कॉस्ट लगेगी। तो जनरली आपको पता है कि वो फिक्स रहेगी। जैसे मेरे एग्जांपल में मैं लूँगा ₹10 पर लेबर और यहाँ पे लूँगा ₹20 पर लेबर। तो वो जो फैक्टर कॉस्ट है एक तरीके से मान लेना वो कांस्टेंट है, याद रखना, यानी फैक्टर की जो प्राइसेस है वो कांस्टेंट है और टोटल कॉस्ट हमें दे रखी है। जैसे आपको टोटल इनकम मैंने $60 बता रखा था, वैसे ही यहाँ पे आपको टोटल कॉस्ट बता रखी होगी कि प्रोड्यूसर इतनी कॉस्ट पे ही गुड्स को प्रोड्यूस कर सकता है। तो उस केस में क्या आएंगे, डिफरेंट कॉम्बिनेशन आएंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में यानी जब भी आपने इंडिफरेंस कर्व का पार्ट देखा तो उस पर आपने देखा था एमआरएस। एमआरएस का मतलब क्या होता है, एक्स की एडिशनल यूनिट पाने के लिए एक तरीके से वाई की कितनी सेक्रीफाइस कर रहे हो, तो जनरली वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन था। यहाँ पे आपने क्या देखा था पिछली वीडियो में, डिमिनिशिंग एमआरटीएस, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। लेबर की एक्स्ट्रा यूनिट पाने के लिए कैपिटल की कितनी यूनिट सेक्रीफाइस की, तो आप कैपिटल की धीरे धीरे करके कम यूनिट सेक्रीफाइस करते जा रहे हो एक एडिशनल लेबर को पाने के लिए। ठीक है, तो अब आइसो कॉस्ट लाइन का जनरली मतलब क्या हो गया कि वही डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन, जहाँ पे हर पॉइंट पे आपकी टोटल कॉस्ट क्या आ रही है, सेम लेवल की आ रही है। तो सेम किसकी तरह हो गया, या आइसो क्वेंट की तरह हो गया। क्वेंट में क्या बोलते हैं, सेम लेवल ऑफ आउटपुट। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे आइसो कॉस्ट में, सेम लेवल ऑफ टोटल कॉस्ट। ठीक, अब अब आप समझोगे कैसे, पर्टिकुलर एक एग्जाम्पल से। तो पहले मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, डेफिनेशन या मीनिंग पे आ जाएंगे। सिंपल पार्ट है, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है, और पिछले से एक बार रेलिवेंट करके देखना तब आपको आ जाएगा। देखिए अब ये एग्जांपल दे रखा है, एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में दे रखा है। ये बोल रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ आइसो कॉस्ट लाइन कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग टेबल एंड फिगर। सपोज द प्रोड्यूसर बजट फॉर द परचेज ऑफ लेबर एंड कैपिटल इज फिक्स्ड एट ₹100। आप याद रखिए कि देखो आपको पता है कि आपको फैक्टर प्रोडक्शन यूज़ करने हैं, तो उसके लिए एक तरीके से आपको कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी, यानी एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। वहाँ पे क्या बोल सकते थे, कंज्यूमर है वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहता है तो अपनी इनकम को यूज़ कर रहा है, तो उसके पास इनकम कितनी थी, $60, जैसे मैंने वहाँ एग्जाम्पल बताया। यहाँ पे प्रोड्यूसर के पास कितने हैं, ₹100 हैं। अब वो कहाँ लगाएगा, लेबर में और कैपिटल में। किसके हिसाब से, जो उसकी प्राइसेस हैं। तो आपको पता है कि वहाँ पर भी गुड्स की प्राइसेस थी, यहाँ पर भी किसकी है, लेबर और कैपिटल यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब इनपुट की प्राइसेस है। फर्दर सपोज दैट ए यूनिट ऑफ लेबर कॉस्ट द प्रोड्यूसर ₹10। तो इसका मतलब क्या, ₹10 पर लेबर।
ठीक है, एक लेबर के 10 रुपये, अगर 2 लेबर लगाए तो 20 रुपीज़ ऐसे। ठीक है, जबकि एक कैपिटल के कितने हैं 20 रुपीज़, तो 20 रुपीज़ पर कैपिटल। तो अगर कैपिटल लगाई एक तो 20 रुपीज़, 2 लगाई तो 40। तो अगर सपोज करो पूरे 100 रुपीज़ कैपिटल पे लगाते हो तो कितने होंगे 5 की 5 यूनिट, 20 × 5 100 रुपीज़ खर्च। अगर पूरे के पूरे लेबर पे लगाते हो तो आपको पता है लेबर की प्राइस 10 रुपीज़ है, तो 100/10 मतलब 10 यूनिट्स। तो इसका मतलब ये नीचे सारी क्या दे रखी है आपको, यूनिट्स दे रखी है। क्या दे रखी है कि या तो पूरी 10 यूनिट और कैपिटल की 0, या कैपिटल की पूरी 5 यूनिट और लेबर की 0। ये आपको पता चल गया। अब देखिए नीचे 10 से 4, 4 से 2। आपने बोला सर 10 से 8 क्यों नहीं करा, या 8 से फिर 6 क्यों नहीं करा। देखो आपकी मर्जी है, कुछ भी कर लीजिए, मैंने तो क्या नॉर्मल एग्जांपल बनाया, लेकिन जानबूझ के मैंने देखो लेवल क्या किया आप देख लीजिए। कि अगर मैं आपको बोलूं, देखो मेरे एग्जांपल के हिसाब से मैं आपको बता देता हूं कि मैं तो एक पे ही टिका रहूँगा। कैसे, देखो जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बोला कि MRTS को आप कैसे मान सकते हो, L4K ये बोल सकते हो, K4L भी बोल सकते हो। L4K का मतलब क्या था आपको पता है, चेंज इन L में चेंज होने से K में क्या चेंज हुआ। तो K एक तरीके से नेगेटिव है, यानी हम बोल सकते हैं सेक्रीफाइस है, और L क्या है, गेन, एक और लेबर पाने के लिए। तो अगर इस वाले एग्जाम्पल के हिसाब से समझोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 0 से 2 यूनिट पाने के लिए 5 से 4 छोड़ी, 2 से 4 पाने के लिए 4 to 3 छोड़ी। लेकिन देखो वो क्या है, एक तरीके से कर्व वाली लाइन थी। ये जनरली क्या बता रहा है हमारी, जैसे इंडिफरेंस कर्व में प्राइस लाइन या बजट लाइन होती है, तो आपको पता है कि जनरली हम एक लाइन बनाते हैं तो सीधी लाइन मिलती है। क्यों, क्योंकि हम एक स्पेसिफिक प्रपोर्शन छोड़ रहे हैं। तो आप खुद सोचिए कि अगर लेबर की हमने 2 यूनिट पाई तो उसके लिए कैपिटल की कितनी छोड़ी, 1 यूनिट। लेबर की अगर 2 पाई तो कितनी छोड़ी, 1 यूनिट। चलो लेबर की अगर आपने 6 पाई तो कितनी छोड़ी, 3 से 0 3 यूनिट। तो देख सकते हो अगर लेबर की 6 पाई तो कैपिटल की कितनी छोड़ी, 3। तो आप देख सकते हो 1/2 मतलब 0.5, और यहाँ पे भी क्या रहा 0.5। तो सब पे आपको पता चल रहा है कि क्या 0.5 है। अगर आप बोलोगे कि सर आप उल्टा बोल दीजिए तो उल्टा भी बोल सकते हो, तब मैं क्या बोलूँगा KL। KL का मतलब क्या हो गया कि कैपिटल की 3 पाने के लिए मैंने लेबर की कितनी छोड़ी। तो हम बोल सकते हैं कैपिटल की 3 पाने के लिए मैंने लेबर की कितनी छोड़ी, 6। तो क्या आएगा 2:1, क्या आएगा 2:1। तो जैसे 0.5:1 क्यों आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि लेबर की एक्स्ट्रा पाने के लिए कैपिटल की कितनी छोड़ी है। ठीक है, ना कि ये पढ़ रहे हैं कि कैपिटल की एक्स्ट्रा पाने के लिए लेबर की कितनी छोड़ी है। तो मैंने पिछले एग्जाम्पल के हिसाब से ही नॉर्मल रखा है। अब देखो वो ऊपर नीचे हो गया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। और देखो आइसो कॉस्ट लाइन का मतलब क्या हुआ, हमारे 100 रुपीज़ पूरे के पूरे क्या हो रहे हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे खर्च हो रहे हैं। तो देखो 10 यूनिट 10 × 10 रुपीज़, और 0 × 20, 4 × 10 और 3 × 20। 4 × 10 कितने होते हैं 40 रुपीज़ लेबर के, और 3 × 20 क्या हो गए 60 रुपीज़ कैपिटल के। तो 60 + 40 कितने हो गए 100 रुपीज़ हो रहे हैं। तो ये कौन सी लाइन हो गई आपकी, आइसो कॉस्ट लाइन। एक बार चलिए यहाँ पे भी देख लीजिए, ये आपको कर्व दिख रहा है, सेम यही एग्जांपल है, हमने भी देखा। तो अभी देखो मैंने आपको जानबूझ के बोला नीचे 0 से 2 लेबर। तो आप देख सकते हैं कि 0 से 2 लेबर, अगर हमने लेबर 0 लगाए हुए थे तो उस केस में कैपिटल की कितनी यूनिट थी, 5 यूनिट। और अगर कैपिटल 0 है तो लेबर की कितनी होगी, 10 यूनिट, आपको पता है। ठीक है, आपको ये भी पता है 5 × 20 पूरे 100 खर्च हो रहे हैं, और 10 यूनिट × 10 रुपीज़ पर लेबर है, तो ये 10 यूनिट है। ठीक है, तो 10 यूनिट × 10 रुपीज़ पर लेबर, तो कितने हो गए 100 रुपीज़ हो गए। उसी तरीके से यहाँ देखो 0 से 2, तो उस केस में क्या हुआ 5 से 4, 2 से 4, 4 से 3, फिर देखो 4 से 10 था हमारे वाले एग्जाम्पल में एक तरीके से, तो देखो 3 से 0। तो एक तरीके से क्या है, सीधी लाइन मिलेगी जिसे हम क्या बोलेंगे, आइसो कॉस्ट लाइन। तो इंडिफरेंस कर्व की तरह याद रखो, आपको क्या होगा, सिंपल पार्ट पता चलेगा। वहाँ पे इनकम बोलते हैं, यहाँ पे टोटल कॉस्ट बोलते हैं, वहाँ पे गुड्स बोलते हैं, यहाँ पे लेबर और कैपिटल बोलते हैं। वहाँ पे हम क्या बोलते थे, ध्यान है ना, आपको बताया मैंने, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, यही बोलते थे। तो अगर हम लेबर और कैपिटल को, लेबर को एक्स बोले और कैपिटल को क्या बोले, वाई बोले, तो चेंज इन के यानी वाई ऊपर, चेंज इन एल। तो जब भी आप MRTS देखो तो आप एक ही अप्रोच रखो, फिर बाद में चाहे चेंज कर लो, आपकी मर्जी है। तो आप लेबर फॉर कैपिटल रखो, अगर आप कैपिटल फॉर लेबर रखते हो तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, याद रखना। लेबर ऊपर आ जाएगा और कैपिटल नीचे आ जाएगा, मतलब कैपिटल बढ़ रही है और लेबर कम हो रही है, ऐसा उल्टा हो जाएगा। लेकिन अभी हम क्या बोल रहे हैं कि लेबर जनरली हमारी बढ़ रही है, तो कैपिटल देखो 5 से 4, 1 कम हो रही है, तो लेबर बढ़ रही है, कैपिटल कम हो रही है। तभी देखो मैं इसमें टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, ताकि आपको क्या हो जाए, एक तरीके टाइम वेस्ट तो नहीं, आपका टाइम यूटिलाइज कर रहा हूँ, जिससे आपको क्या आगे कभी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए यहाँ पे यही बोल रखा है कि आइसो कॉस्ट लाइन क्या होता है, एक बार देख लेता हूँ कहीं ऊपर तो नहीं है कुछ, नहीं यही पार्ट है।
अब देखिए क्या बोल रहा है, वही द आइसो कॉस्ट लाइन इज सिमिलर टू प्राइस और बजट लाइन ऑफ इंडिफरेंस कर्व, बोल दिया ना। तो देखो मैंने आपको समझाया तो अब आपको दिक्कत नहीं होगी। इट इज़ अ लाइन विच शोज द वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ द फैक्टर्स दैट विल रिजल्ट इन द सेम लेवल ऑफ टोटल कॉस्ट। आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे बोला वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, जैसे मेरे वाले में कितने थे, 4 थे, एक में 5 0, एक में 10 0, एक में बीच में कुछ था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन आप देख सकते हो नीचे टेबल में, है ना। तो ऐसे 4 लेवल थे जिसमें आपको पता है कि सेम लेवल ऑफ टोटल कॉस्ट कितनी है, 100 रुपीज़ है। It refers to those different combination of two factors that a firm can obtain at the same cost. Same ऊपर वाली line. Just as there are various isoquant curves, so there are various isocost line. तो बोल रहा है कि जैसे आपने बहुत सारे isoquant curves देखे थे, वैसे ही बोल रहा है बहुत सारी isocost line हो सकती है, corresponding to different level of total output. तो ये बोल रहा है कि किसकी वजह से, अगर अलग अलग लेवल ऑफ आउटपुट होता है। याद रखना कि देखो आपको पता है कि आइसोक्वेंट कर्व का मतलब क्या होता है, इक्वल आउटपुट। तो इसी लेवल पे इक्वल आउटपुट होगा, लेकिन हायर पे क्या होगा, आपको हायर आउटपुट मिलेगा, हायर पे क्या होगा, हायर आउटपुट होगा। तो उस केस में क्या है, जैसे ही आपका बजट बढ़ रहा है, आप सोचिए कि आप एक प्रोड्यूसर हो, तो आपको मेन चीज़ क्या रोकती है, आपकी कॉस्ट। उसके बेसिस पे जनरली क्या करते हो, आप कम प्रोडक्शन कर पाते हो। अगर सपोज करो आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, अगर आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज अच्छे मिल गए, आपको लोअर रेट पे इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, आपकी गुडविल अच्छी है, आप कहीं भी जा रहे हो, सप्लायर आपको आराम से मिल रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, आप जो ये प्रोडक्शन कर पाते थे अब आप प्रोडक्शन बढ़ा दोगे। तो ये बोल रहा है कि आइसो कॉस्ट लाइन्स का मतलब क्या होता है, आपको बहुत सारी लाइन्स मिल सकती है धीरे धीरे करके, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाता है। क्योंकि देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं क्या बताऊंगा, सबसे पहले आइसो कॉस्ट लाइन बताऊंगा, फिर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बताऊंगा, जिसको मैंने बोला लीस्ट कॉस्ट फैक्टर कॉम्बिनेशन बोलते हैं, फिर 2 चीज़ें और बताऊंगा, एक्सपांशन पाथ क्या होता है, और एक और था जहाँ तक मेरे को ध्यान आ रहा है, प्राइस फैक्टर कर्व। क्या आता है, प्राइस फैक्टर कर्व। रिज लाइन मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दी, तो जाके देख सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे बताई नहीं और उसको मैंने हटा दिया। वैसे कवर थी लेकिन मैंने हटा दिया क्योंकि पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखिए डेफिनेशन में क्या बोल रखा है, सेम ही बोल रहा है। और हाँ, एक और चीज़ याद रखना, मैंने आपको बताया था इंडिफरेंस कर्व में, जैसे जो मैंने कॉफ़ी बिस्किट या टी कॉफ़ी, जैसे भी मैंने आपको एग्जांपल दिया, या एक्स और वाई कमोडिटी, वहाँ पे मैंने क्या बोला, प्राइसेस कांस्टेंट रहती है, प्राइस में चेंज नहीं होता, तभी जाके आपको लाइन क्या मिलती है, स्ट्रेट मिलती है। तो यहाँ पे भी क्या बोल रहा है, जो भी फैक्टर है यानी लेबर और कैपिटल है, उनको जो भी हम क्या कर रहे हैं, अमाउंट दे रहे हैं, यानी जो भी उनको वेजेस दे रहे हैं, कैपिटल पे जो भी हमारी कॉस्ट लग रही है, तो आपको पता है ना, कॉस्ट पर कैपिटल एक तरीके से ये बोल रहे हो आप। जैसे आपके वाले एग्जाम्पल में कितनी थी, 20 रुपीज़ पर कैपिटल, वैसे लेबर कितनी थी, 10 रुपीज़ पर लेबर, यानी 10 रुपीज़ पर यूनिट। यहाँ पे क्या था, 20 रुपीज़ पर यूनिट थी। तो वो कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रही है। अगर ये चेंज हो जाती है तो उस केस में क्या होता है, पूरा का पूरा एस्टिमेशन गड़बड़ा जाता है, और क्या पता ऐसे मिल जाए, क्या पता ऐसे मिल जाए लाइन। तो कैसे भी लाइन मिल सकती है। तो हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन कब मिलती है, जब हमारी प्राइसेज में चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि आइसो कॉस्ट लाइन में बी डिफाइंड एज द लाइन विच शोज डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर दैट द प्रोड्यूसर कैन अफोर्ड टू बाय गिवन हिज टोटल एक्सपेंडिचर टू बी इंकर्ड ऑन दीज फैक्टर्स एंड प्राइस ऑफ द फैक्टर्स। तो इसका मतलब क्या है, प्रोड्यूसर जितना अफोर्ड कर सकता है, प्रोड्यूसर कितना अफोर्ड कर सकता है, जितनी उसके पास एक्सपेंडिचर करने की कैपेसिटी है। तो 100 रुपीज़ कर सकता है वो एक्सपेंडिचर उन फैक्टर्स पे, मतलब लेबर पे और कैपिटल पे। और प्राइस ऑफ फैक्टर कितनी दे रखी है, 10 रुपीज़ और 20 रुपीज़। उसके अकॉर्डिंग वो कितने कॉम्बिनेशन बना सकता है या किस हिसाब से परचेज कर सकता है, पर्टिकुलर यही बात कर रहा है। तो किस हिसाब से लेबर और कैपिटल को हायर कर सकता है, उसकी बात कर रहा है। तो आपको मैंने ये टेबल बता दी। फिर देखो ये नीचे टेबल में यही बोल रखा है कि वो क्या कर सकता है, या तो सारा का सारा लेबर पे खर्च करेगा। तो लेबर पे कैसे खर्च करेगा, 100 रुपीज़ उसके पास है टोटल कॉस्ट, अपॉन क्या बोलेगा वो, 10 रुपीज़ पर लेबर। तो इसका मतलब कितने, 10 लेबर लगा सकता है वो, ये तो बोल सकता है। तो मतलब 10 यूनिट ऑफ लेबर, 10 लेबर। या अगर पूरे के पूरे कैपिटल पे खर्च करेगा, तो आपको पता है 100/20 रुपीज़ पर कैपिटल। तो इसका मतलब क्या, 5 यूनिट ऑफ कैपिटल लगा सकता है, 100/20 याद रख लेना यहाँ पे। या ये बोल रहा है कि वो कॉम्बिनेशन भी बना सकता है, 4 और 3 और 2 और 4। ऊपर टेबल में जाके देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि 4 और 3 क्या है, ये रहा 4 और 3, 2 और 4। आप चाहे तो बीच में देखो, आपको पता है कि जनरली आप क्या कर रहे हो, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 4 to 6, 6 to 8, ये भी कर सकते हो। तो फिर आप क्या कर सकते हो, 3 to 2 और 2 to 1, 1 to 0, ये भी कर सकते हो। तो टेबल में 2 लाइन्स और ऐड कर सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यही बोल रखा है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। इसमें यही बोल रखा है कि ओ एक्स एक्सिस पे आपका क्या होगा, जनरली लेबर है, और ओ वाई पे क्या आपका कैपिटल है। पॉइंट आपको दे रखे ए बी सी डी, जो कि एक तरीके से क्या बता रहे हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन बता रहे हैं 2 फैक्टर्स के, जिसमें हम क्या बोल रहे हैं, जितने भी एक प्रोड्यूसर, जितना भी प्रोड्यूसर क्या कर रहा है,
एक्सपेंडिचर करने की कैपेसिटी रखता है, तो वो कितनी रखता है, 100 रुपीज़ स्पेंड कर सकता है। पॉइंट ए इंडिकेट क्या कर रहा है, 5 यूनिट ऑफ कैपिटल और नो यूनिट ऑफ लेबर, तो 5 कैपिटल की और लेबर की 0। इसी तरीके से पॉइंट डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेबर की 10 और कैपिटल की 9 यूनिट, मतलब 0, कुछ भी यूनिट नहीं है। फिर बीच में कॉम्बिनेशन बता रहा है बी और सी, बी में क्या हो गया 4 कैपिटल की और 2 लेबर की, सी में क्या हो गया 3 कैपिटल की और 4 लेबर की। आपको पता है कि देखो लेबर के 10 रुपीज़ है तो 4 यूनिट इंटू 10 40, और यहाँ पे कितना है 20 रुपीज़ पर यूनिट है कैपिटल की, तो 20 इंटू 3 60, तो हो गए ना पूरे 100 खर्च। इस तरीके से आपको दे रखा है। अब आ गया आपका पार्ट कौन सा, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का। अब देखिए उसको मैं पिछले से आपको लिंक करके बताऊंगा कैसे कैसे पार्ट है, मतलब इंडिफरेंस कर्व के थ्रू, तो आपको बिल्कुल आराम से समझ में आएगा, कोई टिपिकल पार्ट नहीं रहेगा। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम और ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स और लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है, या लीस्ट कॉस्ट फैक्टर कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं, कैसे भी नाम लीजिए। आपको पता है कि जनरली इसका मतलब ही क्या है, जो भी हम फैक्टर्स लगा रहे हैं उनका ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन हो जिसके साथ क्या हो, कॉस्ट कम हो, कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। तो देखो दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम क्या बोल सकते हैं, जो भी हमें गिवन फैक्टर दे रखे हैं उसके साथ हमारा आउटपुट मैक्सिमम हो, ठीक है, जो भी आउटपुट निकाला है वो गिवन लेवल ऑफ इनपुट के साथ मैक्सिमम हो। या दूसरा तरीका क्या हो सकता है, हम बोल सकते हैं कि जो भी हमारा आउटपुट निकल रहा है उसके साथ जो कॉस्ट है वो मिनिमम हो। जो भी प्रोड्यूसिंग की कॉस्ट है, मतलब जो भी फैक्टर्स को हम क्या कर रहे हैं, यूनिट के जो पैसे दे रहे हैं, आपको बताया कि लेबर को जो हम क्या कर रहे हैं, पर लेबर की जो कॉस्ट दे रहे हैं 10 रुपीज़ पर लेबर, कैपिटल के जो 20 रुपीज़ पर कैपिटल दे रहे हैं, तो हमें पता है कि उस हिसाब से जो हमारा खर्च हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, तो वो पर्टिकुलर जितना भी हमने सोचा था बजट के हिसाब से वो पर्टिकुलर हो और आउटपुट भी क्या निकल सके, मैक्सिमम निकल सके, या कॉस्ट मिनिमम हो। तो ये बोल रहा है इन सिंपल वर्ड प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इम्प्लाई टू दैट सिचुएशन इन विच प्रोड्यूसर मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। In short, the producer is producing given amount of output with least cost combination of factors. तो ऐसा हो सके। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, कि कहीं आप ऐसा ना कर दो, आपको जैसे मैंने रिज लाइन बताई थी तो वहाँ पे मैंने क्या बताया था, पर्टिकुलर आप जो आउटपुट निकाल रहे हो वो ओवल शेप के अंदर ही निकाल रहे हो, तो आपको पता है कि आपका जो पर्टिकुलर जो कर्व बन रहे थे, जो एक तरीके से आपके आउटपुट को डिनोट करते थे, तो इस पॉइंट पे ना जा रहे थे आप और इसी पॉइंट पे नहीं जा रहे थे। क्यों? क्योंकि इसमें लेबर ज़्यादा हो रही थी और इसमें कैपिटल ज़्यादा हो रही थी, जबकि इस पॉइंट के अंदर क्या लेबर और कैपिटल एक तरीके से क्या थी, ऑप्टिमम थी। तो एक तरीके से वो रिज लाइन भी क्या बताती है, यही बताती है कि पर्टिकुलर आपका आउटपुट इस पॉइंट पे सही रहेगा और हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपकी कॉस्ट क्या रहेगी, ऑप्टिमम रहेगी। वैसे ही ये जनरली क्या बताएगा, आपको पता है कि अभी आपने क्या देखी, प्राइस लाइन, यानी इसको जिसको हम आइसो कॉस्ट लाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइसो कॉस्ट लाइन बोलते हैं, आउटले लाइन बोलते हैं, बहुत सारी लाइन बोलते हैं, बजट लाइन भी बोल सकते हैं। तो आपको पता है कि जो ये आइसो कॉस्ट लाइन है इसके पास से जो कर्व जा रहा है एक तरीके से वो टेंजेंट होता हुआ जाए, ठीक है। तो जनरली ये यही बोलेगा कि जो स्लोप ऑफ आई क्यू लाइन है, जो स्लोप ऑफ आई क्यू लाइन है वो किसके इक्वल हो, स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट लाइन। देखो आई क्यू लाइन मतलब क्या हो गया, आइसोक्वेंट लाइन, तो स्लोप ऑफ आइसोक्वेंट लाइन किसके इक्वल हो, इसके इक्वल हो, टेंजेंट करते हुए जाए, जनरली ये पार्ट आएगा। और आपको पता है कि जो स्लोप ऑफ आई क्यू लाइन है वो एक तरीके से क्या हो, कॉन्वेक्स हो, क्या हो, कॉन्वेक्स हो। तो जैसे आपने इंडिफरेंस कर्व में देखा था सेम पार्ट है, तो यहाँ पे देखो ये बोल रखा है कि दो कंडीशन होनी चाहिए। ये बोल रहा है फॉर द प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम और ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन इट मस्ट फुलफिल फॉलोइंग टू कंडीशन एज एट at the point of equilibrium the iso cost line must be tangent to isoquant curve। ये हो गया isoquant curve और iso cost line, ये iso cost line और isoquant curve उसके क्या होनी चाहिए, टेंजेंट टच करते हुए। दूसरा एट ए पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आइसोक्वेंट कर्व मस्ट बी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन और MRTS-LK मस्ट बी फॉलिंग। इसका मतलब क्या हो गया, जो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन है वो एक तरीके से फॉलिंग होती हुई हो, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से कॉन्वेक्स बनेगा, ना कि कॉनकेव बनेगा। क्या बनेगा, कॉन्वेक्स बनेगा। इसके बाद क्या बोल रहा है, आइसो कॉस्ट लाइन गिव्स इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फैक्टर प्राइसेस एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द फर्म। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, आपको पता है कि अगर आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज और अवेलेबल हो जाएंगे तो उस केस में क्या होगा, आपका बजट बढ़ जाएगा। बजट बढ़ने का मतलब क्या है, जो पहले आप कॉस्ट इंकर कर रहे थे आप उससे ज़्यादा कॉस्ट इंकर करोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आप और लेबर लगा सकते हो और कैपिटल लगाओगे, तो कैपिटल भी बढ़ेगी और साथ में लेबर भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब एक और लाइन मिलेगी, ठीक है, एक और लाइन मिलेगी। तो इसका मतलब जरूरी थोड़ी कि आप इसी पे रहोगे, आपको पता है कि आपको आउटपुट भी बढ़ाना है, तो एक और मिलेगा, तो ये भी टेंजेंट मिलेगा। इसी तरीके से आपका लेवल एक और बढ़ेगा, तो वह एक्सपांशन पाथ होता है। जनरली क्या होता है, एक्सपांशन पाथ होता है, जो कि आगे मैं आपको बता दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो यही बोल रखा है इसमें। और प्राइसेज ऑफ फैक्टर गिवन का मतलब क्या है, अभी हमने देखा था कि हमारे में जो लेबर और कैपिटल है उसकी 10 रुपीज़ और 20 रुपीज़ दे रखी है, वो चेंज हुई क्या, नहीं।
उसको चेंज करोगे तो क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन मिलेगी ही नहीं। एक पॉइंट तो ये जो मैंने पहले भी बताया। तो ये बोल रहा है कि विद ए गिवन आउटले एंड प्राइस ऑफ 2 फैक्टर द फर्म ऑब्टेन लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर। तो ये बोल रहा है कि जो भी आपको एक्सपेंसेस दे रखा है, जैसे हमारे वाले एग्जांपल में 100 रुपीज़ थे और 2 फैक्टर्स दे रखे थे, उसके हिसाब से फर्म क्या करेगी, लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर लेगी व्हेन द आइसो कॉस्ट लाइन बिकम टेंजेंट टू एन आइसो प्रोडक्ट कर्व। याद रखना, आइसो प्रोडक्ट मतलब आइसो क्वेंट, ठीक है। तो जब भी आइसो कॉस्ट लाइन क्या होगी, आप देख लेना आपके वाले पार्ट में एच पॉइंट आपको दिख रहा है, के पॉइंट दिख रहा है, ई पॉइंट दिख रहा है, आर पॉइंट दिख रहा है, एस पॉइंट दिख रहा है, जहाँ पे 500 यूनिट निकल रही है। तो आपको पता है कि कोई सा भी कॉम्बिनेशन बोलोगे 500 आउटपुट तो निकलेगा ही निकलेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, आइसो क्वेंट कर्व। आपको जो सीधी सीधी लाइन दिख रही है वो जनरली क्या होगी, आपकी आइसो कॉस्ट लाइन जो अभी हमने देखी। तो आप देखिए टेंजेंट कहाँ पे हो रहा है, इस पॉइंट पे हो रहा है। तो ना हम के पॉइंट बोलेंगे, ना हम एच पॉइंट बोलेंगे, ना हम आर बोलेंगे, ना हम एस बोलेंगे। हम बोलेंगे कि जो ओ एम और जो ओ एन है, तो ओ एम लेबर लगाने चाहिए और ओ एन कैपिटल लगाने चाहिए, तब जाके ही हमारी कॉस्ट क्या होगी, लीस्ट आएगी और आउटपुट हमारा 500 यूनिट निकल पाएगा। क्योंकि देखो यहाँ भी निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे जनरली हमारा लेबर कितना ज़्यादा यूज़ हो गया, इतना, और कैपिटल कितनी यूज़ हो गई, इतनी। तो ये बोल रहा है कि जो भी ये कॉम्बिनेशन बनेगा, ये पूरा पार्ट, लेबर का पार्ट और कॉस्ट का पार्ट, सॉरी कैपिटल का पार्ट, तो लेबर प्लस कैपिटल की जो भी कॉस्ट का पार्ट बनेगा वो ज़्यादा बनेगा। जबकि जो ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन दे रखा है ओ एम और ओ एन का, या आप बोल सकते हो ओ एन ई एम का, ये एक तरीके से बता रहा है कि यहाँ पे आपकी कॉस्ट क्या रहेगी, लीस्ट रहेगी, कम ही रहेगी, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़, जैसे मैं आपको देखो पीछे एक बार आईसी कर्व जो मैंने आपको यूटिलिटी एनालिसिस में बताया था, देखो मैंने आपको बोला था कि मैं सेम कंडीशन बताऊंगा, उसमें भी दे रखी है। तो देखो आपको पता चल रहा है फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रही है, एक गिवन प्राइस लाइन, मतलब जैसे हमारे में आईसो कॉस्ट लाइन है, तो गुड्स में क्या होती थी, प्राइस लाइन, या जिसको हम इनकम लाइन या बजट लाइन भी बोलते हैं, शुड बी टेंजेंट टू एन इंडिफरेंस कर्व और मार्जिनल रेट ऑफ सेटिस्फेक्शन, यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जो बोलते हैं हम, ऑफ गुड एक्स फॉर गुड वाई मस्ट बी इक्वल टू प्राइस रेशो ऑफ टू गुड। ये थी, ये कंडीशन मैंने ली हुई है उसमें भी। उसमें हम क्या बोलेंगे, एम आर टी एस इज इक्वल टू पी एक्स, तो पी एक्स की जगह हम क्या बोलेंगे, पी एल अपॉन पी के, प्राइस ऑफ लेबर अपॉन प्राइस ऑफ कैपिटल। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। हमारे में क्या होगा, चेंज इन के अपॉन चेंज इन एल। अब समझ गए होंगे आप देखिए, अब देखो मैं आपको यहाँ पे करके ही बता देता हूँ। आप बताओ लेबर कितना चेंज हुआ था आपका, 2 यूनिट लेबर चेंज करने पर कैपिटल में एक तरीके से कितना सेक्रीफाइस किया था, 1, ठीक है। प्राइस कितनी थी कैपिटल की, 20 रुपीज़। आपने बोला सर पता है 20 रुपीज़, आपने तो बताई अभी। और लेबर की कितनी प्राइस थी, 10 हमारे एग्जाम्पल में। तो आप देखिए डिवाइड करके कितना आया, 0.50। क्या आया, 0.50। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक लेबर को पाने के लिए हम 0.50 कैपिटल सेक्रीफाइस कर रहे हैं, यही तो हो सकता है। और 10/20 का मतलब भी यही है जनरली, कि प्राइस ऑफ एल अपॉन प्राइस ऑफ कैपिटल, क्योंकि प्राइस ऑफ एल कितनी है, 10 रुपीज़ ही, और प्राइस ऑफ कैपिटल का मतलब 20 रुपीज़ है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि सर अगर कैपिटल की प्राइस कितनी होती है, 10 रुपीज़ ही होती है ना, तो हम 2 कैपिटल पा सकते थे। क्या पा सकते थे, क्योंकि आपको पता है कि 2 लेबर पाने के लिए 1 कैपिटल सेक्रीफाइस कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमें 2 कैपिटल चाहिए होती तो उस केस में हम क्या बोलते कि कैपिटल की प्राइस 20 की जगह 10 रुपीज़ हो जानी चाहिए थी। तो आपको पता है कि यहाँ पे 0.50 का मतलब ये होता है कि एक लेबर पाने के लिए आप 0.50 कैपिटल सेक्रीफाइस कर रहे हो। तो देखो यहाँ भी 0.50 आ रहा है और 10/20 करके वो भी क्या आ रहा है, 0.50। तो दोनों इक्वल हो गए ना, तो वही पॉइंट दे रखा है। फिर दूसरा क्या दे रखा है इंडिफरेंस कर्व में, कि मस्ट बी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन एट ए पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, सेम वही की वही पार्ट। तभी मैं बोल रहा हूँ कि जब भी आप क्या करते हो, पर्टिकुलर कवर करते हो कोई भी चीज़, तो रिलेशनशिप बना के देखा करो कि दोनों में कैसा पार्ट जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले तो इसमें मैंने आपको बताया, यही पॉइंट था, ये मैंने पॉइंट आपको बता दिया, नीचे बता दिया, कर्व आपको बता दिया। कर्व से रिलेटेड आप प्लॉट करके देखोगे तो ये यही बोल रखा होगा कि इन द अबव फिगर P1L1 आइसो कॉस्ट लाइन हैज़ बिकम टेंजेंट टू आइसो प्रोडक्ट कर्व रिप्रेजेंटिंग 500 यूनिट ऑफ आउटपुट। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। अब आपको दिख रहा होगा, देखो क्या बोल रहा है, P1L1 ये बोल रहा है, जो कि टेंजेंट हो रही है किसके, IQ कर्व के, मतलब आइसोक्वेंट कर्व के साथ या आइसो प्रोडक्ट कर्व के साथ, जहाँ पे 500 यूनिट प्रोड्यूस हो रही है। तो आप तो बोलोगे सर R पे भी हो रही है, S पे भी हो रही है, लेकिन वो किस पे जा रही है, L2 पे जा रही है। S किस पे जा रही है, L3 पे। K किस पे जा रहा है, वही P2 L2 पे जा रहा है। और जो H किस पे जा रहा है, P3 S3 पे जा रहा है, P3 L3 पे जा रहा है।
एट दिस पॉइंट द स्लोप ऑफ द आइसो कॉस्ट लाइन इज इक्वल टू द आइसो प्रोडक्ट लाइन, आइसो प्रोडक्ट कर्व आ गया। तो इसका मतलब स्लोप ऑफ आइसो क्वेंट कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट कर्व होना चाहिए। अगर आप इंडिफरेंस कर्व के हिसाब से बोलोगे तो क्या बोलोगे, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ प्राइस लाइन। समझ गए, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ प्राइस लाइन या बजट लाइन। तो वैसे यहाँ पे क्या बोल रखा है, स्लोप ऑफ आइसो क्वेंट कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट कर्व, ये होना चाहिए। स्लोप ऑफ द आइसो प्रोडक्ट कर्व रिप्रेजेंट MRTS ऑफ लेबर फॉर कैपिटल, मतलब MRTS LK का मतलब क्या बताया अभी मैंने आपको कि चेंज इन लेबर, लेबर में चेंज होने से कैपिटल में कितना चेंज हुआ है, याद रखना। तो हमें पता है कि हमारी 2 लेबर 0 से 2 मैंने आपको बताया था, या चलो मैं एक बार सीधा टेबल पे आपको लेके चलता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए आ गया मैं यहाँ पे MRTS ऑफ लेबर फॉर कैपिटल, तो 0 से 2 2 लेबर पाने के लिए 5 to 4 एक कैपिटल छोड़ी, तो क्या आ गया 0.5। प्राइस देखिए कितनी है 10 रुपीज़ और 20। तो देखिए आप याद रखना हमेशा, लोग कन्फ्यूज क्यों होते हैं, क्योंकि देखो PL/P देखते हैं, फिर क्या करते हैं वो यहाँ पे चेंज इन L कर देते हैं, क्या कर देते हैं चेंज इन L और चेंज इन K कर देते हैं। तो ये गलत हो गया, ये क्या हो गया गलत। आपको पता है कि आपको क्या करना है, PL/P बोल रहे हो तो आपको क्या करना है चेंज इन K अपॉन चेंज इन L, मतलब L को पाने के लिए K कितना सेक्रीफाइस। तभी देखो मैं नीचे से पढ़ रहा हूँ कि 0 से 2 यूनिट बढ़ी तो सेक्रीफाइस कितना करा कैपिटल का 5 to 4। तो आप चाहे देखो करके देख लेना 1/2.5 आ रहा है, और PL/P करोगे 10/20 ये आ जाएगा। अब सपोज करो कि आपके एग्जाम में आया एक फॉर्मूला बना हुआ आ गया और PK/PL आ गया, क्या आ गया PK/PL। तो तब आपको पता है कि देखो PK/PL है तो फिर चेंज इन L अपॉन चेंज इन क्या आएगा, उल्टा आ जाएगा। इस तरीके से याद रखना। तो जब भी हम क्या बोलते हैं, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो ऐसे याद रखना, चेंज इन Y अपॉन चेंज इन X आपको पता है कमोडिटी का, तो जैसे चेंज इन Y अपॉन चेंज इन X पता है तो आप X को लेबर मान लो और कैपिटल को K मान लो, यानी सॉरी कैपिटल को Y मान लो। तो आपको पता है चेंज इन Y मतलब चेंज इन K अपॉन चेंज इन L, वैसे सोच सकते हो। और वहाँ पे आप क्या करते थे, एक तरीके से मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकालते थे, फिर उसके बाद आप क्या बोलते थे कि PX/PY आता है। यहाँ पे भी जनरली PX/PY, हमने लेबर को X माना है और कैपिटल को Y माना है, तो PL/P हो गया। इस तरीके से नॉर्मल पार्ट, ठीक। तो ये एक तरीके से आपका पॉइंट दे रखा है, इसलिए यहाँ पे देखो क्या बोल रखा है आपको कि स्लोप ऑफ द आइसो कॉस्ट लाइन रिप्रेजेंट द प्राइस रेशियो ऑफ द 2 फैक्टर। आ गया, स्लोप ऑफ द आइसो कॉस्ट लाइन रिप्रेजेंट द प्राइस रेशियो ऑफ 2 फैक्टर। तो जब भी आइसो कॉस्ट लाइन का आपको स्लोप दिखने लग जाएगा, याद रखना जब भी आपको ये स्लोप दिखने लग जाएगा तो ये एक तरीके से आपको क्या बताएगा, प्राइस रेशियो बताएगा। आप खुद देखिए 2 से 4 मैंने आपको बोल दिया नीचे कितना 2, 4 से 3 कैपिटल कितना सेक्रीफाइस हुआ 1, और प्राइस रेशो क्या था 10/20। मैं बार बार क्यों बताता हूँ, क्योंकि आपके माइंड में घुस जाए। देखो 0.5 और 0.5 तो प्राइस रेशो है PX/PY, वो इसके बराबर है। जो हम बोलते हैं चेंज इन Y अपॉन चेंज इन X बोलते हैं ना, तो चेंज इन K अपॉन चेंज इन L के बराबर है क्या, PL/PK याद रखना, ठीक। तो यहाँ पे यही बोल रखा है, तो आप देख सकते हैं PL/PK, और आपको यहाँ पे क्या बोल रखा है MPL/MPK, या देखो ये चेंज इन K अपॉन चेंज इन L, ये तो बताया था अभी मैंने, L की 2 यूनिट बढ़ी तो उससे कैपिटल की कितनी यूनिट सेक्रीफाइस करी 1, और यहाँ पे कितना था 10/20। अब आप बोलोगे ये क्या है, ये पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, ये भी एग्जाम में आता है। चलो एक बार पिछली वीडियो का पार्ट लेके चलते हैं वहाँ पे। देखिए यहाँ पे मैं आ गया पिछली वीडियो वाला पार्ट में, जहाँ पे मैंने बताया था कि MRTS इज आल्सो इक्वल टू रेशियो ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वन इनपुट टू द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ अनदर इनपुट, द आउटपुट अलॉन्ग द आइसोक्वेंट इज कांस्टेंट। तो मैंने आपको बताया था ये निकल के आता है, ये कैसे निकल के आता है, आपको पता है कि जब भी हम आइसोक्वेंट को बोलते हैं कांस्टेंट तो इसका मतलब क्या है, क्वांटिटी आपकी पिछले एग्जांपल में 200 थी, कौन सा एग्जांपल में, पिछली वीडियो वाले एग्जांपल में, याद रखना 200 तो इसका मतलब चेंज इन क्वांटिटी क्या थी 0। तो एक तरीके से कांस्टेंट का मतलब क्या है, सेम ही है। तो यहाँ पे चेंज इन क्वांटिटी क्या है 0। अगर आप चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन L की बात करोगे तो आपको पता है कि अगर आप लेबर को बढ़ा रहे हो तो कैपिटल कम होगी, तो लेबर बढ़ने से आउटपुट बढ़ेगा और कैपिटल कम होने से आउटपुट कम होगा। तो एक तरीके से वो क्या हो गया, उसको क्या कर रहा है, इक्वल कर रहा है। जो भी एक के अगर हम बोल सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक के लॉस को दूसरे से क्या हो रहा है, दूसरे के गेन से सेट ऑफ किया जा रहा है। तो आपको पता है कि लेबर बढ़ा और कैपिटल में सेक्रीफाइस हुआ, कैपिटल में सेक्रीफाइस होने से आउटपुट कम हुआ और लेबर बढ़ने से आउटपुट बढ़ गया। तो देखो एक तो ये इक्वेशन बन गई, चेंज इन Q MPL इंटू चेंज इन L। MPL का मतलब क्या था, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर,
कि एडिशनल लेबर लगाने पर कितनी एडिशनल क्वांटिटी निकल रही है, तो चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन एल। एडिशनल कैपिटल लगाने पर कितनी एडिशनल क्वांटिटी निकल रही है आपको पता है। तो एक ये बन गई थी इक्वेशन और एक कैपिटल की ये इक्वेशन बन गई थी। इसको हमने जीरो बोला तो इसको छोड़ दिया। आपको पता है कि एक इंक्रीज इन आउटपुट है तो ये प्लस का पार्ट है लेबर का और ये माइनस का है। जैसे आपने एम पी एल के नीचे एम पी के रखा तो डिवाइड हो गया, और आपको पता है चेंज इन के अपनी जगह पे है और चेंज इन एल नीचे आ गया, और देखो ये माइनस का साइन आ गया। ठीक, तो याद रखना जब भी एम पी एल अपॉन एम पी के बोलते हो तो देखो अगर भूल भी जाओ तो देखो एल इधर के इधर, और जब भी इसका उल्टा होता है यानी के ऊपर और एल नीचे ऐसे होता है एम पी। ठीक है, कभी एग्जाम में ऐसा आ गया, वैसे तो क्या है थ्योरेटिकली बोलेगा, क्या बोलेगा थ्योरेटिकल। जब मैं ना आपको क्वेश्चन दूंगा तो तब देखना आपको खुद दिमाग लगाना, थोड़ा दिमाग लगाया करना, क्योंकि कई जने क्या करते हैं बिना पढ़े ही ऐसे ही ट्रू करेक्ट फॉल्स दे देते हैं। तो ऐसे आपको नहीं करना, आपको दिमाग लगाना है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, के नीचे आ जाएगा और एल ऊपर आ जाएगा। अगर आप भूल जाते हैं अगर कॉन्सेप्ट तो चेंज इन एल और चेंज इन के इस तरीके से आ जाएगा कि कैपिटल में एडिशनल होने से लेबर में कितना एक तरीके से सेक्रीफाइस हुआ। उल्टा हो गया ना, अभी देखो हमारे में लेबर बढ़ रहा था लेकिन मैंने जैसे के अपॉन एल कर दिया एल अपॉन के की जगह, तो उल्टा हो गया। ठीक, तो एक तरीके से ये पार्ट आता है। तो देखो एम आर टी एस एल के, एम आर टी एस एल के, क्योंकि आपको पता है कि इसका मतलब क्या होता है एम आर टी एस एल के होता है। तो एम आर टी एस एल के इज इक्वल टू एम पी एल अपॉन एम पी के। तो इसलिए बोलते हैं कि हमेशा एम ए टी एस क्या होगा, बिटवीन इनपुट इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द इनपुट। तो हमेशा ये मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ इनपुट के इक्वल होगा। तो अब वहाँ जाके देखिए, यहाँ पे आ गए हम, इसको करा बंद और ये आ गया यहाँ पे। हाँ, अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको पता चल रहा है कि देखो ये पी एल अपॉन पी के, और सर ने भी ये पार्ट बताया। पर कभी कभी अगर ये भी आ गया चेंज इन के अपॉन चेंज इन एल इज इक्वल टू पी एल अपॉन पी के, तो ये भी सही है, क्योंकि आपको पता है कि एम आर टी एस एल के का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन के अपॉन चेंज इन एल, लेबर फॉर कैपिटल। और यहाँ पे मैंने बताया प्राइस ऑफ एल अपॉन प्राइस ऑफ के, और साथ में ये भी हो सकता है। तो एक बार आप ऊपर पढ़ के देख लेना, यही पर्टिकुलर पार्ट बोल रखा था। और ये नीचे इसके सारे एब्रीविएशन दे रखे हैं, सारे आपको समझाने के लिए बोल रखे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब आपको बोल रखा है यहाँ पर कि फर्म एम्प्लॉयज ओ एम यूनिट ऑफ लेबर एंड ओ एन यूनिट्स ऑफ कैपिटल। ठीक है, जो ऊपर मैंने आपको बताया, जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से आपका आइसो क्वेंट कर्व का स्लोप और आइसो कॉस्ट लाइन का स्लोप इक्वल हो रहा है, टेंजेंट हो रहा है, क्या हो रहा है टेंजेंट हो रहा है। तो ये ओ एम और ओ एन था वहाँ पे। द प्रोड्यूसिंग फर्म इज इन इक्विलिब्रियम, आपने देखा ऊपर, इट ऑब्टेंड लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑन टू फैक्टर टू प्रोड्यूस 500 यूनिट ऑफ कमोडिटी। जो आपको बोल रहा है उसके ऊपर के जो पॉइंट थे जैसे एच के आर एस, वो हायर कॉस्ट लाइन पे थे, हायर आइसो कॉस्ट लाइन पे थे। दे रिक्वायर ए लार्ज आउटले विच इज़ बियॉन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ द फर्म। तो इसका मतलब अगर आप क्या समझे कि अगर आपकी जब भी ये कर बनता है तो सपोज करो कि मैं बोलता हूँ कि देखो एच के आर और एस क्यों नहीं कर पा रहे थे अफोर्ड, सिर्फ ई क्यों कर पा रहे थे, क्योंकि वो टेंजेंट हो रहा था। तो अगर सपोज करो मैं आपको बोल देता हूँ कि जैसे P3 और L3 वाले पे आ जाओ, क्योंकि देखो फिर आपको आराम से समझ में भी आ जाएगा और दिख भी जाएगा। तो ये थोड़ा पीछे बन गया, लेकिन देखो ये टच करता हो जा रहा है मान के चलो। तो ये देखो आपको कर्व दिख रहा है, अब आपको चाहे ये पॉइंट हो चाहे ये पॉइंट हो, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे, लेकिन आप यहाँ पे जा ही नहीं सकते क्योंकि आपकी लाइन ये है। ठीक है, तो आप यहाँ जा सकते हो क्या, नहीं जा सकते, क्योंकि आपके फाइनेंशियल रिसोर्स मैं बोल सकता हूँ कि इसी लाइन पे डिपेंड करते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पे भी सेम मिल रहा है, यहाँ पे भी सेम मिल रहा है, लेकिन जब आप प्राइस लाइन मिला के देखी तो यहाँ टच कर रही है। तो आपको पता है कि प्राइस लाइन मतलब क्या हो गया एक तरीके से, यानी ये जो प्राइस लाइन बोल रखा है ये क्या हो गई, आइसो कॉस्ट लाइन हो गई। क्या हो गई, तो आइसो कॉस्ट लाइन का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट कितना है, हम बोल सकते हैं टोटल कॉस्ट कितनी है जो हम खर्च कर सकते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर कितना कर सकते हैं, तो हम इसी लाइन के कंपैरिजन में एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। अगर हमने इससे कम बोला कि हमने यहाँ पे खर्च किया, तो उस केस में तो हमें पता है कि हम और भी खर्च कर सकते थे, हम ऊपर भी पहुँच सकते थे क्योंकि हमारी प्राइस लाइन तो इतनी थी, पर हमने यहीं पर खर्च किया, हमने नीचे किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम बोल सकते हैं कि हमने आउटपुट कम निकाला है। क्या निकाला, आउटपुट कम निकालना है। तो जब आपको मैक्सिमम आउटपुट निकालना है तो आपको क्या देखना पड़ेगा, अपनी प्राइस लाइन को देखना पड़ेगा, ये वाली है या ये वाली है या ये वाली है। हमारे केस में क्या थी, जो एग्जांपल देखा था हमने, ये वाली थी, P1 और L1 वाली थी। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर कोई भी लाइन ले लो, ये नहीं कि चार चार लाइन देख रहे हो आप, क्योंकि अगर ये चार लाइन बनाओगे तो आपको क्या होगा, कन्फ्यूजन होगा। एक कोई लाइन बना लेना और उसके हिसाब से टेंजेंट करते हुए ले जाना, तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे तो हम क्यों बताते हैं, ताकि आपको एक तरीके से थोड़ा थोड़ा पार्ट समझ में आ जाए। द सेम कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। ये बोल रहा है सपोज फर्म डिसाइड टू प्रोड्यूस 10 यूनिट ऑफ आउटपुट, द टू फैक्टर्स आर लेबर एंड कैपिटल, prices of labor per hour is rupees 10 and the prices of machine use per hour is rupees 10.
द फॉलोइंग टेबल शो द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड मशीन कैपिटल और रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 10 यूनिट ऑफ आउटपुट। तो ये बोल रहा है कि देखो आपको कितना प्रोड्यूस करना है, 10 यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करना है। 10 रुपीज़ पर आवर दे रखी है आपको, किसकी, लेबर की, और मशीन की यानी कैपिटल की कितनी दे रखी है, एक तरीके से 10 रुपीज़ पर आवर इसकी भी दे रखी है। अब ये नीचे क्वेश्चन के पार्ट में आपको बोल रखा है कि लेबर और आपने 2 और यूज़ करे और कैपिटल के 6 और यूज़ करे। इसी तरीके से ये कॉम्बिनेशन दे रखा है और ये यूज़ करे, ये कॉम्बिनेशन और ये यूज़ और ये। अब आप बताइए कि आप जैसे इंटू करोगे, करके देखिए। आपको पता है कि क्या है, 10 रुपीज़ पर आवर है लेबर के, तो 10 इंटू 2 20 और 10 इंटू 6 कितने होते हैं, 60, तो कितना होगा 80। वैसे आप 10 इंटू 3 30, 10 इंटू 4.5 45, तो कितने हो जाएंगे 75। और यहाँ पे कितने हो जाएंगे 10 इंटू 4 40 40 80, यहाँ पे हो जाएंगे 50 रुपीज़ और यहाँ पे हो जाएंगे 10 इंटू 3.7 37, 50 प्लस 37 87, तो यहाँ पे 87 रुपीज़ लग रहे हैं। यहाँ पे आपकी कॉस्ट कितनी लग रही है, 80 लग रही है। यहाँ पे आपकी कितनी लग रही है, 75 लग रही है। और यहाँ पे आपकी कितनी लग रही है, 80 लग रही है। आप बताओ कहाँ पे रुकोगे आप, फैक्टर प्रोडक्शन कहाँ पे कम है, यहाँ पर। जबकि आपको क्या है, पता है कि आपका आउटपुट कितना निकल रहा है, यहाँ पे भी 10 यूनिट निकल रहा है, यहाँ पे भी 10 निकल रहा है, यहाँ पे भी 10 निकल रहा है, यहाँ पे भी 10 निकल रहा है। तो कोई पागल ही होगा जो 80 रुपीज़ पे जाएगा। उसको तो कॉस्ट क्या है, कम ही देखनी है, क्योंकि आउटपुट तो सारी जगह पे 10 ही निकल रहा है, चाहे कोई सा भी कॉम्बिनेशन हो। लेकिन आपको पता है कि लेबर और एक तरीके से कहाँ कम लगे, एक जगह चाहे ज़्यादा लग गए हो। अब देखो तुम दिमाग लगाओ कि यहाँ पे कम लगे कैपिटल ओवर, लेकिन यहाँ पे लेबर और ज़्यादा लग गए। जबकि कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, क्योंकि लेबर के बिना कैपिटल अधूरा है, कैपिटल के बिना लेबर अधूरा है, एक तरीके से ये बोलते हैं। तो आपको पता है कि देखो 3 और 4.5, तो चाहे इसमें ज़्यादा लग गई लेकिन इसमें कम लगी, इसलिए अपने 75 ही है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला इट इज़ क्लियर कि जो लीस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, P2 क्या है, P2। ए रैशनल प्रोड्यूसर विल चूज द कॉम्बिनेशन फैक्टर गिवन द फैक्टर प्राइसेस, मतलब फैक्टर प्राइसेस गिवन यानी कांस्टेंट है। आपको बताया कि फैक्टर प्राइस कितनी थी, 10 रुपीज़ पर लेबर और 10 रुपीज़ पर मशीन ओवर, ये दे रखी थी आपको। एक्सपांशन पाथ मीन्स लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट दैट शो लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट। मैंने नीचे कवर कर रखा है एक्सपांशन पाथ, अभी आपको नहीं आएगा समझ में, या आ भी गया होगा तो आपको देखो आपने पहले से देखा होगा, पढ़ा होगा, तभी आपको आ जाएगा। लेकिन जैसे मैं आपको बताऊंगा कि एक्सपांशन पाथ क्या होता है, आपको आराम से आएगा सारा पार्ट। तो देखिए 80 रुपीज़ 75, 80 रुपीज़ 87, अभी मैंने आपको बताया। तो ये कॉस्ट बता रहा है वो आवर्स से, जैसे उसको 10 रुपीज़ पर आवर और कैपिटल के भी 10 रुपीज़ पर आवर से मल्टीप्लाई करा, तो टोटल मिला के 80 रुपीज़ 75 रुपीज़ 80 रुपीज़ 87, तो P2। ठीक, यहाँ पे आके हम रुक जाएंगे क्योंकि हमारी एक तरीके से लीस्ट कॉस्टिंग कर हो रही है। तो आप समझ गए होंगे कि जनरली क्या होता है कि आपके पास जो आउटपुट दे रखा होता है, एक तरीके से हम बोलते हैं कि आपको जो मैक्सिमम आउटपुट निकालना है वहाँ पे कहाँ पर आपकी कॉस्ट कम आ रही है, तो आपको अपने फैक्टर प्रोडक्शन का ध्यान रखना होता है। फैक्टर प्रोडक्शन की जो कॉस्ट होती है, मतलब जो प्राइस होती है, प्राइस ऑफ लेबर और प्राइस ऑफ कैपिटल, वो चेंज नहीं होती, क्योंकि अगर वो चेंज हो जाती है तो उस केस में आप क्या बोल सकते हो, जो आपकी आइसो कॉस्ट लाइन है वो स्ट्रेट नहीं बनेगी, फिर वो अलग बनेगी, और कभी भी आप फिर कैलकुलेशन ढंग से नहीं कर पाओगे, या जिसको आप सिखा पाओगे वो पर्टिकुलर आप किसी और को ऐसा पार्ट सिखा नहीं पाओगे, या मैं भी नहीं सिखा पाता आपको, क्योंकि मुझे पता है फिर मैं क्या बोलूँगा, एक तरीके से फ्लक्चुएटिंग होती रहती है। जबकि यहाँ पे हम अजम्पशंस क्या मानते हैं, कांस्टेंट है। अब आपको दे रखा आइसो कॉस्ट कर्व्स एंड एक्सपांशन पाथ। देखिए बोल रहा है कि आइसो कॉस्ट कर्व्स का मतलब जनरली यही हो सकता है कि आपने वो लाइन देखी है, पर्टिकुलर प्राइस लाइन। तो अगर मैं बोलूँगा कि एक ही कर्व पे यानी एक ही डायग्राम पे बहुत सारी लाइंस बनी हुई है, ठीक है, और उसके साथ बहुत सारे पर्टिकुलर IQ कर्व, आइसो क्वेंट कर्व, जो कि आउटपुट को डिनोट करते हैं, वो बने हुए हैं, तो जनरली एक तरीके से हम उनको क्या बोलेंगे, आइसो कॉस्ट कर्व्स बोल सकते हैं। अब उसमें जनरली 2 पार्ट आते हैं, एक तो एक्सपांशन पाथ आता है और एक प्राइस फैक्टर कर्व का पार्ट आता है। ठीक है, तो आइसो कॉस्ट कर्व्स इतना ज़्यादा आपको डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल पार्ट ही है। यहाँ पे क्या बोल रखा है कि आपने शुरू में क्या पढ़ा, जब भी हम 2 कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं यानी लेबर और कैपिटल यूज़ करते हैं, तो उस केस में हमने पिछले वीडियो में आइसो क्वेंट का पार्ट देखा था, जिसके थ्रू हमने देखा था कि मैक्सिमम आउटपुट कितना निकल सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है कि इसी पर्टिकुलर पार्ट को वी पास ऑन टू द प्राइसेस ऑफ द इनपुट एज रिप्रेजेंटेड ऑन द आइसोक्वेंट मैप बाय द आइसो कॉस्ट कर्व। तो ये बोल रहा है कि जो आपने आइसोक्वेंट मतलब क्वांटिटी का पार्ट देखा था, उसी को हम क्या करते हैं, जो इनपुट की प्राइसेस हैं उनको सेट करते हैं और उसके हिसाब से क्या बनाते हैं, आइसो कॉस्ट कर्व बनाते हैं। तो ये बोल रहा है कि आइसोक्वेंट के पार्ट को एक तरीके से हम किसके फॉर्म में डिनोट कर देते हैं, आइसो कॉस्ट कर्व के फॉर्म में डिनोट कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपको नीचे दिख रहे होंगे कर्व, आपको समझ में आ जाएंगे, एक तरीके से आइसो कॉस्ट कर्व भी हैं, जैसे आपको ये दिख रहे हैं, जैसे ये भी है, तो जनरली एक तरीके से क्या होगा, आइसो कॉस्ट कर्व आ गया। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो ये 100 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट, तो ये किसके लिए, IQ कर्व के लिए, याद रखना ये किसके लिए, IQ। और ये आपको दिख रहा है आइसो कॉस्ट, ये आइसो कॉस्ट, तो ये 50 रुपीज़ 75 रुपीज़ 100 रुपीज़, तो ये जनरली क्या बता रहा है, आपकी टोटल कॉस्ट इतनी ही है।
आपके पास इतना अमाउंट ही है, आपके पास इतना अमाउंट ही है, यानी बजट। एक तरीके से हम बोल सकते हैं आपके पास बजटेड कॉस्ट कितनी है, वो बढ़ कैसे रही है, क्योंकि आपको पता है कि आपके फाइनेंशियल रिसोर्स बढ़ रहे हैं। क्या बढ़ रहे हैं? फाइनेंशियल रिसोर्स बढ़ रहे हैं। तो ये बोला दीज कर्व आर आल्सो नोन एज आउटले लाइन, प्राइस लाइन, इनपुट प्राइस लाइन, फैक्टर कॉस्ट लाइन, कांस्टेंट आउटले लाइन। देखो कितने कितने नाम से बुलाते हैं। ईच आइसो कॉस्ट कर्व्स रिप्रेजेंट द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट दैट ए फर्म कैन बाय फॉर ए गिवन सम ऑफ मनी एट द गिवन प्राइस ऑफ ईच इनपुट। आ गया? तो जनरली जब भी हम आइसो कॉस्ट कर बोलेंगे तो आपको पता है कि उसमें जनरली आप क्या बोलोगे कि कितना आप आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो, तो उसके लिए आप कितना एक तरीके से अमाउंट खर्च कर रहे हो, यानी कितना आपका अमाउंट लग रहा है, और आपको पता है कि हर इनपुट की पर्टिकुलर प्राइस क्या है। जैसे सपोज करो कि मैं पर्टिकुलर यहाँ पे बोल रहा हूँ कि 100 यूनिट निकल रही है और आपके टोटल कितने रुपीज़ लग रहे हैं? 50 रुपीज़ लग रहे हैं। अब लेबर की क्या प्राइस थी और कैपिटल की क्या प्राइस थी वो हमें पता नहीं, लेकिन जनरली क्या है, कर बन गया। जैसे पिछले वाले पार्ट में हमने अभी देखा, आइसो कॉस्ट वाले पार्ट में हमने ये बोला था कि लेबर की जनरली कितनी प्राइस थी? 10 रुपीज़ थी, और कैपिटल की कितनी प्राइस थी आपकी? 20 रुपीज़ थी। और आप कितना खर्च कर सकते थे? 100 रुपये खर्च कर सकते थे। तो एक लाइन बन गई, जो कि जनरली आप ये भी बोल सकते हो, जैसे ए बी लाइन है, ये दिख रही है आपको ए बी लाइन, तो इसमें आपके 50 रुपीज़ बोल रखे हैं। लेकिन कितनी यूनिट जनरली आप बना पा रहे हो? एक तरीके से बोल रहा है 100 यूनिट प्रोड्यूस कर पा रहे हो। अगर इसके अंदर पर्टिकुलर पार्ट लेते हो आप, तो हम क्या बोलेंगे? एक तरीके से इक्विलिब्रियम का पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि अंदर का मतलब क्या हो गया? एक तरीके से वो टेंजेंट नहीं कर रहा। जब भी टेंजेंट करेगा तो हम क्या बोलेंगे? यहाँ तक प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन एक और लाइन मिल गई। एक और लाइन क्यों मिली? दिमाग लगाओ। एक और लाइन क्यों मिली? क्योंकि पहले आप 50 रुपीज़ ही खर्च कर सकते थे, लेकिन अब आप 75 रुपीज़ खर्च कर सकते हो। तो आपके पास 25 रुपीज़ का बजट बढ़ गया, 25 रुपीज़ के रिसोर्सेज ज़्यादा आ गए। कैसे आ गए? बैंक ने आपको लोन दे दिया, आपके पास एक तरीके से फेवरेबल लोन आ गया। आप बोल सकते हो कि जो इंटरेस्ट की रेट थी वो लोअर लग रही थी। क्या लग रही थी? इंटरेस्ट की रेट लोअर। तो हम बोल सकते हैं कि अगर फाइनेंशियल रिसोर्स इंक्रीज होते हैं तो हमारा कर्व जो है वो देखो ऊपर की तरफ जा रहा होता है। जब भी आप जितने भी इक्विलिब्रियम के पॉइंट मिलाओगे, जैसे देखो यहाँ पे मिला है LMN, तो आपको पता है देखो लाइन बढ़ती हुई मिल रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपांशन पाथ बोलते हैं। और ये वाला पॉइंट क्या है? अभी मैं आपको बता दूंगा, प्राइस फैक्टर कर्व नीचे। लेकिन देखिए नीचे क्या बोल रखा है? ये बोल रहा है कि फिगर ए क्या शो कर रहा है कि आपका एक ए बी कर्व है, एक सी डी है और एक ई एफ है, जिसमें आउटलेट टोटल कॉस्ट कितनी है? 50 रुपीज़, 75 रुपीज़ और 100 रुपीज़ आपको दे रखी है। द फर्म कैन हायर ओ सी ऑफ कैपिटल और ओ डी ऑफ लेबर। एक बार ऊपर बता देता हूँ, ये दिख रहा है आपको? ओ सी ऑफ कैपिटल और ओ डी ऑफ लेबर, ये बोल रहा है। फिर आपको बोल रहा है कि किसके साथ? 75 रुपीज़ के साथ, यानी वो बीच वाला पार्ट था। ओ सी इज़ 2/3 ऑफ ओ डी, विच मीन्स दैट, देखो ये इसने अपने आप ही ले लिया कि ओ सी जनरली क्या है, मान के चलो कि 2/3 है किसका, यानी कैपिटल आपने 2/3 लगाई है, जो कि वो किसका है? ओ डी का है। तो मतलब मान लो कि अगर ओ डी 1 है तो उसका 2/3 क्या है? कैपिटल। मतलब अगर लेबर 1 है तो कैपिटल क्या होगा आपका? 2/3 होगा। याद रखना ये एग्जाम्पल के फॉर्म में दे रखा है, यानी ऐसे ही सेट कर रखा है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो देखो बोल रहा है ओ सी क्या है जनरली, यानी जो कैपिटल है वो क्या है? ओ डी की 2/3 है। तो आपने माना ओ डी कितना है? 1, यानी लेबर कितनी है? 1, तो कैपिटल क्या होगी? 2/3। चलो सपोज करो मैं बोलता हूँ लेबर कितनी है? 90। लेबर कितनी है? 90, याद रखना। तो कैपिटल कितनी होगी? 60। कितनी होगी? अब बताओ लेबर ज़्यादा क्यों लगा रहे हो? क्योंकि क्या पता वो सस्ती हो, उसकी प्राइस क्या हो? कम हो। आपको पता है ना। तो अगर आपको पता है कि लेबर 90 और कैपिटल 60, तो आप क्या करो? एक बार करके देखो, 90 अपॉन 60, 90 अपॉन 60, तो इसका मतलब क्या हो गया? 1.5। क्या हो गया? 1.5, 1.5 टाइम्स। तो देखिए क्या बोल रहा है? ओ सी इज़ 2/3 ऑफ ओ डी, which means that the price of a unit of labor is 1.5 टाइम लेस देन दैट ऑफ यूनिट ऑफ कैपिटल। तो याद रखना कि अगर मैंने आपको बोला कि लेबर 90 है और कैपिटल 60 है, क्योंकि कैपिटल क्या है? 90 का 2/3 है। ओडी मान लो लेबर है और ओसी क्या है? कैपिटल। यही तो है। तो आपको पता है कि 90 का 2/3 क्या है? कैपिटल है। तो इसका मतलब लेबर आपको सस्ती मिली होगी, तब जाके आपने उसकी ज़्यादा यूनिट लगाई है और कैपिटल की आप कम लगा पाए। तो यहाँ पे 90/60 का मतलब कितना आ गया? 1.5 आया। तो ये आपको एक एग्जाम्पल दे रखा था, इसके थ्रू ये बताया कि जो लेबर की प्राइसेस है वो एक तरीके से 1.5 गुना कम है। किससे? कैपिटल से। लेबर की प्राइस 1.5 गुना कम है कैपिटल से। ठीक। फिर आपको बोल रहा है कि द लाइन सी डी रिप्रेजेंट द प्राइस रेशो ऑफ कैपिटल एंड लेबर। तो एक तरीके से क्या बताता है? प्राइस रेशो, मतलब पी एल अपॉन पी के, पी एल अपॉन पी के। आपने ये करा था पी एक्स अपॉन पी वाई। तो जनरली आपको पता है कि ये क्या बताएगा कि इस फैक्टर की क्या कॉस्ट है, इस फैक्टर की पर यूनिट की क्या कॉस्ट है, तो पी एल अपॉन पी के। क्योंकि देखो इसके थ्रू क्या होता है,
आप कैपिटल की कितनी यूनिट छोड़ रहे हो और लेबर की कितनी पा रहे हो, तो जनरली यही पार्ट आएगा। तो हम बोल सकते हैं कैपिटल पे कॉस्ट ज़्यादा लगती है और लेबर पे कम लगती है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक तरीके से कैपिटल का पार्ट कम छोड़ना पड़ेगा और हम ज़्यादा लेबर लगा सकते हैं। अगर लेबर की कॉस्ट सस्ती होगी तो लेबर की यूनिट हम ज़्यादा हायर कर सकते हैं, किसके कंपेरिजन में, कैपिटल के। जनरली ये पार्ट आया, ठीक। तो वो प्राइसेस के कंपैरिजन में एक बार ऊपर करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अब आपको बोल रखा है कि देखो प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स रिमेनिंग द सेम, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमारे एग्जांपल में हमने बोला था कि 10 रुपीज़ की किसकी प्राइस है, लेबर की, और 20 रुपीज़ की किसकी है, कैपिटल की, ऊपर ऊपर शेड्यूल वाले पार्ट में। तो मैंने आपको बार बार बताया कि ये सेम ही रहेगी। इफ़ द टोटल आउटले इज रेज द आइसो कॉस्ट कर्व विल शिफ्ट अपवर्ड टू द राइट एस ई एफ पैरेलल टू सी डी। क्या बोल रहा है, देखिए ये बोल रहा है कि ये आपने पर्टिकुलर अभी देखा कर, और ये बोल रहा है कि अगर मान के चलो कि ये यहाँ पे आपका 75 रुपीज़ खर्च हो रहे थे, यही बोल रहा है, ठीक। और ये बोल रहा है कि अगर आपका टोटल आउटले बढ़ जाता है, मतलब अगर आपका फाइनेंशियल रिसोर्स बढ़ जाता है, तो उस केस में जो आपका आइसो कॉस्ट कर्व है वो अपवर्ड शिफ्ट होगा, मतलब यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। और अगर आपका टोटल आउटले रिड्यूस हो जाता है, मतलब 75 से पहले 100 हो गया था, अब 75 से अगर 50 हो जाता है, तो उस केस में कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यही बोल रहा है डाउनवर्ड टू द लेफ्ट हो जाएगा। द आइसो कॉस्ट आर स्ट्रेट लाइन बिकॉज फैक्टर प्राइस रिमेन द सेम, मतलब ये अगर ये सेम नहीं रहेगी, मैंने बार बार आपको यही बोला, देखो तो फैक्टर प्राइस सेम होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, कभी भी ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। वॉट एवर द आउटले ऑफ द फर्म ऑन द टू फैक्टर, इसका मतलब क्या हो गया, चाहे कोई भी 100 रुपीज़ खर्च करो, 75 करो, 50 करो, कुछ भी हो, हमेशा आपको बोल रहा है कि जो फैक्टर की प्राइसेस है, मतलब लेबर की कॉस्ट क्या लग रही है पर यूनिट की और कैपिटल की पर यूनिट की क्या कॉस्ट लग रही है, वो हमेशा कांस्टेंट होनी चाहिए, वो हमेशा सेम होनी चाहिए। सेम का मतलब ये नहीं कि 10 और 10 होनी चाहिए, देखो 10 और 20 है तो रेशो सेम है कि ये यहाँ पे 10 रुपीज़ है और ये 20 रुपीज़ है, ये फ्लक्चुएट नहीं हुई, ये याद रखना। फिर आपको बोल रखा है कि द आइसो कॉस्ट कर्व रिप्रेजेंट द लोकस ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट फैक्टर्स विच रिजल्ट इन द सेम टोटल कॉस्ट। तो जनरली आपको पता है कि लोकस ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ, ऊपर आपने जितने भी कर्व देखे ये वाले पॉइंट, तो जनरली पहले तो ये बता रहा था कि देखो ये पार्ट है, जैसे आपका 75 से 100 रुपीज़ हो जाते हैं तो आपको ज़्यादा मिलता है एक पॉइंट, और जैसे आप 75 से 50 रुपीज़ मतलब बजट आपका कम हो जाता है या टोटल आउटले कम हो जाता है तो नीचे गिरता है। फिर आपको ये बोल रखा था कि जो इसमें प्राइसेज है वो सेम रहती है, फैक्टर प्राइसेज, जो मैंने ऊपर बताया। फिर आपको बोल रखा है ये कर्व दे रखे हैं, तो आपको जो ये कर्व के लोकस दे रखे हैं या इसके जो पॉइंट दे रखे हैं, तो वो एक तरीके से आपके क्या रहेंगे, अलग अलग कॉम्बिनेशन पे भी सेम आपके आउटपुट निकाल के देंगे, ठीक है। और जो आपकी कॉस्ट लगेगी या तो वो 50 रुपीज़ लगेगी, या अगर ऊपर जाते हो तो 75 रुपीज़ लगेगी, अगर ऊपर जाते हो तो 100 रुपीज़ लगेगी। तो यही पार्ट आपको बोल रखा है। फिर आपको बोल रखा है इफ़ द यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर इज़ डब्लू एंड द यूनिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ आर, कुछ भी दे दो नाम, इसने डब्लू दे दिया और इसको क्या दे दिया, आर, देन द टोटल कॉस्ट। देखिए जब आप इंडिफरेंस कर का पार्ट देखते थे तो आप क्या करते थे, एम का मतलब क्या था, या वाई बोलते थे आप, वाई का मतलब क्या था, आपकी इनकम जो यूज़ कर रहे हो किस पे यूज़ कर रहे हो, एक्स क्वांटिटी पे, जिसमें मैं आपको क्यू एक्स बोलता था और साथ में क्या बोलता था, इनटू प्राइस ऑफ एक्स, यही बोलता था। इसी तरीके से मैं क्या बोलता था, प्लस वाई की क्वांटिटी, ठीक है, ये याद रखना, ये वाई है, वाई की क्वांटिटी इंटू पी वाई, यही करते थे आप। तो ये टोटल मिला के आपकी इनकम पूरी खर्च हो जानी चाहिए थी। तो जनरली इसमें भी यही बोल रखा है, डब्ल्यू इंटू एल प्लस आर इंटू के। एल का मतलब क्या हो गया यहाँ पे आपका, कि आपकी लेबर कितनी है, क्योंकि देखो यहाँ पे आप देखना कि कितने लेबर हैं। अगर मैं बोलूँगा कि मेरे पास 10 लेबर है, और डब्लू का मतलब क्या हुआ, लेबर की कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट, इसका मतलब ये हो गया कॉस्ट पर लेबर। तो आपको पता है कि आपके एग्जांपल में 10 रुपीज़ की थी, तो 10 इंटू 10 कितने हो गए, 100 रुपीज़। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो आर की बात कर रहे हैं वो 20 रुपीज़ है, आर का मतलब कैपिटल कितनी है, 20 रुपीज़। और यहाँ पे कैपिटल का मतलब क्या हो गया, आपकी टोटल कैपिटल कितनी लगाई, 0, तो 0 इंटू 20 करोगे 0, तो पूरे 100 रुपीज़ खर्च हो गए। तो जैसे मैंने ऊपर शेड्यूल का कॉम्बिनेशन आपको बताया ना, तो ये वही है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूले का नाम क्या दे दिया, डब्लू इंटू एल प्लस आर इंटू के, ठीक है। डब्लू का मतलब क्या हो गया, पर यूनिट की कॉस्ट, आर का मतलब क्या हो गया, पर यूनिट की कॉस्ट। डब्लू किससे रिलेटेड है, लेबर से रिलेटेड, और आर किससे रिलेटेड है, के से रिलेटेड। एल का मतलब क्या हो गया, टोटल लेबर की कितनी यूनिट है, और के का मतलब हो गया टोटल कैपिटल की कितनी यूनिट है। तो ये बोल रहा है कि जो स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट लाइन है इज द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ लेबर एंड कैपिटल। ये तो आपको पता ही है, पी एल अपॉन पी के मैंने आपको बताया। तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं डब्लू अपॉन आर, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या बोल दिया, ये डब्लू जो है वो किसकी प्राइस है, लेबर की प्राइस है, आर किसकी है, कैपिटल की प्राइस है। तो प्राइस ऑफ लेबर अपॉन प्राइस ऑफ कैपिटल, जहाँ पे बोल रहा है कि पी क्या होता है, प्राइस होता है। तो इतना आई होप आपको सारा पॉइंट, देखो मैं जानबूझ के ये पर्टिकुलर सारे कवर करता हूँ ताकि एक बार आप वापस देखोगे तो आपको आ जाएंगे, फिर बाद में आपको एग्जाम टाइम पे देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी ज़्यादा। अब देखिए मैंने आपको एक्सपांशन पाथ बताया हुआ है, क्या होता है आपको बताया कि जो प्राइस लाइन है उसके साथ जो कर्व है वो टेंजेंट होता जा रहा है, एक पर्टिकुलर ये पार्ट है।
पर आपको पता है कि जब भी प्राइस लाइन की बात करते हैं यानी आइसो कॉस्ट लाइन, मेरे को बार बार प्राइस लाइन माइंड में आता है क्योंकि इंडिफरेंस कर पड़ा हुआ है, लेकिन याद रखना ये आइसो कॉस्ट लाइन है। तो जैसे ही एक और आइसो कॉस्ट लाइन आपने बनाई, क्यों? क्योंकि आपके फाइनेंशियल रिसोर्स बढ़ गए। फाइनेंशियल रिसोर्स का मतलब क्या हुआ? जैसे हमारे एग्जाम्पल में था 50 रुपीज़, और जैसे ही हमारे एक्सपेंसेस 75 हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज बढ़ गए। फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मतलब मैंने क्या बोला? एक तरीके से आपकी गुडविल बढ़ गई, मार्केट में इमेज बढ़ गई। आपको मैं बोल सकता हूँ कि आपका बिजनेस एक्सपांड करना है उस केस में, और आपको पता है कि आपको उस हिसाब से फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, तो बैंक आराम से आपको लोन दे रहा है, आपको लोअर इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है। तो मैंने ये बताया आपको, तो पहले एक तरीके से आपका जो बजट था वो 50 रुपीज़ का बनता था, अब 75 का बन रहा है। तो पहले आप यहाँ पर प्रोडक्शन करते थे, लेकिन अब क्या करोगे? आप यहाँ पर प्रोडक्शन करोगे। फिर उसके बाद मान लो कि और प्रोडक्शन आपका बढ़ गया। क्यों? क्योंकि आपको और भी फाइनेंशियल रिसोर्स अरेंज हो गया। मान लो 100 रुपीज़ का, पहले 75 था, अब 100, तो आप और प्रोडक्शन करोगे। तो देखो, इससे मिलती हुई जो आपको टेंजेंट हो रहा है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, जो सीधी लाइन जा रही है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एक्सपांशन पाथ बोलते हैं। सिर्फ यही पार्ट था और कुछ नहीं है, इतना सारा लिखा हुआ है, एक बार आप पढ़ के देख लो, चाहे मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये बोल रहा है, एज फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फर्म इंक्रीज, इट वुड लाइक टू इंक्रीज इट्स आउटपुट। द आउटपुट कैन ओनली बी इंक्रीज इफ देर इज नो इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ द फैक्टर। अब बताइए इसका मतलब क्या है? कि आउटपुट तभी ही बढ़ सकता है, यानी आउटपुट आपका तभी ही बढ़ेगा सिर्फ फाइनेंशियल रिसोर्स बढ़े। लेकिन अगर आपकी, जो मैं पीएल की बात कर रहा हूँ और पीके की बात कर रहा हूँ, जो कि मैंने आपको मेरे एग्जांपल में 10 रुपीज़ बताई थी, और क्या बताई थी? कैपिटल की 20 रुपीज़ बताई थी। अगर ये फ्लक्चुएट हो जाती है तो ज़रूरी थोड़ी आपका आउटपुट बढ़े। मान लो लेबर को आप 10 रुपीज़ देते थे पर लेबर के, लेकिन आप 15 रुपीज़ दे रहे हो, और कैपिटल पे आपका 20 रुपीज़ पर कैपिटल लगता था, अब कितना लग रहा है? 30 रुपीज़ लग रहा है। तो आप जो सोच रहे थे कि यार अब मेरा यार 200 यूनिट प्रोडक्शन है ना, तो मेरे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज और आ गए, तो अब मैं क्या करूँगा? 300 यूनिट प्रोड्यूस कर पाऊंगा? नहीं कर पाए। क्या पता आप सिर्फ 240 ही कर पाए, या क्या पता आप 250 ही कर पाए। तो जैसा आप सोच रहे थे वैसा आप प्रोड्यूस नहीं कर पाए, या क्या पता वापस से आपने उतने ही 200 यूनिट प्रोड्यूस किए। क्यों? क्योंकि लेबर की कॉस्ट बढ़ गई, कैपिटल की कॉस्ट बढ़ गई। तो कैपिटल की और लेबर की कॉस्ट सेम रहनी चाहिए, उसमें चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब उनकी प्राइसेस सेम रहनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स, द लेवल ऑफ टोटल आउटपुट ऑफ फर्म इंक्रीज विद इंक्रीज इन फाइनेंशियल रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ फाइनेंशियल रिसोर्सेज के थ्रू ही आपका लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ता है, यहाँ पे बोल रहा है, क्योंकि हम प्राइसेस को क्या मानते हैं? कांस्टेंट मानते हैं। ठीक, ये बोल रहा है कि आपने जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन फैक्टर के यूज़ किए, तो उसके हिसाब से आप डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट निकाल सकते हो। विच ऑफ द ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन फैक्टर विल बी यूज बाय द फर्म इज नोन एज एक्सपांशन पाथ। तो बोल रहा है कि कौन सा ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होगा, वो क्या कहलाएगा? एक्सपांशन पाथ। जनरली इसमें क्या होगा? आपका स्केल लाइन भी बोल सकते हैं इसको, आउटपुट फैक्टर कर्व भी बोल सकते हैं। लीस्ट आउटले, आउटले का मतलब होता है आउटफ्लो, आउटफ्ले का मतलब क्या होता है? कॉस्ट, की आपकी कॉस्ट क्या लग रही है? कम लग रही है। तो देखो, स्टोनर एंड हैग ने जनरली क्या बोला? इट इज़ दैट लाइन विच रिफ्लेक्ट लीस्ट कॉस्ट मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट। जहाँ पे एक तरीके से आपकी क्या लग रही है? लीस्ट कॉस्ट लग रही है, आउटपुट मैक्सिमम हो रहा है। आप सोचिए कि अगर आउटपुट मैक्सिमम हो रहा है तो उस हिसाब से आप सेल कर पाओगे, सेल करोगे तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो आप ये मत सोचिए कि यार इससे अच्छा तो कॉस्ट क्या लग रही थी? यही कम लग रही थी। आप बताइए कि अगर आप बोलोगे कि सर ये पार्ट और बोलोगे ये पार्ट, तो आप तो क्या बोलोगे? सर यही पार्ट सही है क्योंकि यहाँ लेबर कम लग रही है, और यहाँ पे तो क्या हो रही है? लेबर कैपिटल ज़्यादा लग रही है, और यहाँ पे लेबर कैपिटल कम लग रही है इस पॉइंट पे। तो आप खुद दिमाग लगाइए, देखो यहाँ पे आउटपुट भी तो बढ़ रहा है। ये किसका पार्ट है? IQ, आइसोक्वेंट कर्व का, मतलब क्वांटिटी बताता है। यहाँ पे आप सिर्फ 100 यूनिट निकाल रहे थे, यहाँ पे आप 200 यूनिट निकाल रहे थे। और जैसे आप कॉस्ट पर यूनिट की बात करते हो, तो आप डिवाइड बाई क्या करोगे? टोटल कॉस्ट में 200 यूनिट डिवाइड करोगे, ना कि 100 यूनिट। तो आपको पता है कि आपकी जो एवरेज कॉस्ट होगी वो जनरली क्या आएगी? कम ही आएगी। इसलिए हम हायर की तरफ जाना चाहते हैं। जैसे हमारा आउटपुट बढ़ता है तो हम हायर लेवल की तरफ जाना चाहेंगे, ये नहीं कि हम लोअर आउटपुट की तरफ ही जाएंगे। फिर आपको बोल रखा है, द पॉइंट वेयर द आइसो कॉस्ट लाइन इज टेंजेंट टू एन आइसोक्वेंट रिप्रेजेंट द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर फॉर प्रोड्यूसिंग ए गिवन आउटपुट। जो मैंने अभी आपको बताया कि ये लाइन, आइसो कॉस्ट लाइन, किससे टेंजेंट हो रही है? आइसोक्वेंट कर्व से, जिसे हम बोलते हैं स्लोप ऑफ आइसोक्वेंट कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट लाइन। If all points of tangency like L, M, N are joined by a line, it is known as an output factor curve or least outlay curve or the expansion path of the firm। देखो ऊपर मैंने आपको बताया अभी, ये रहा L, M, N, और जैसे ये जोड़ा तो क्या बन गया? ये एक्सपांशन पाथ बन गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? जब भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज बढ़ते हैं तो लेबर में भी बढ़ता है पार्ट, और कैपिटल में भी पार्ट बढ़ता है। अगर फाइनेंशियल रिसोर्स आपको कम मिलते हैं या डिफिकल्ट होते हैं मिलना, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? लेबर भी कम हो जाती है और कैपिटल भी कम हो जाती है, तो प्रोडक्शन भी नीचे चले जाता है। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मतलब क्या हो गया?
लेबर भी बढ़ेंगे साथ में और कैपिटल भी बढ़ेंगे, तो हमेशा आपको जो कर्व मिलेगा एक्सपांशन पाथ वो बढ़ता हुआ मिलेगा। एक चीज़ ये हमेशा याद रख लेना। फिर आपको बोल रखा है, सैल्वेटोर ने क्या बोला, इट इज़ द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन टोटल आउटले वाइल कीपिंग फैक्टर प्राइसेस कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, पीएल और पीके की प्राइस कांस्टेंट रही और आपका जो टोटल आउटले में चेंज होता रहा, यानी आपका जो टोटल कॉस्ट है वो एक तरीके से बढ़ती गई और आपका उसके थ्रू आउटपुट भी बढ़ता गया। क्या हुआ, आउटपुट भी बढ़ता गया। पहले इस पॉइंट पे था, फिर इस पॉइंट पे आया, फिर इस पॉइंट पे एल एम एन। ठीक, फिर आपको बोल रहा है, इट शो हाउ द प्रपोर्शन ऑफ टू फैक्टर यूज्ड माइट बी चेंज एज द फर्म एक्सपांड। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको पता है कि पहले आपका क्या था, एक तरीके से बीच वाले पॉइंट में मान लेना कि 200 यूनिट था, दे ही रखा है ऊपर, देख लेना आपको पता चल जाएगा 200 यूनिट था। अगर इससे नीचे जाओगे तो वो क्या होगा, 100 यूनिट का पार्ट कहलाएगा, और अगर उससे ऊपर वाली लाइन पे देखोगे तो वो किसका पार्ट कहलाएगा, 300 यूनिट का पार्ट कहलाएगा। जो आपको कर्व बना हुआ दिख रहा है ना आइसोक्वेंट, तो वहाँ जाके देख लेना, आपको लिख रहा होगा यहाँ पे 100, यहाँ पे 200 और यहाँ पे 300 लिख रहा होगा। ठीक है, ये IQ है आपका, ये IQ1 है और ये IQ2 है। तो आपको बोल रहा है कि अगर फिगर ए आप ऊपर देखोगे यानी एक्सपांशन पाथ वाला पार्ट, तो आपको 200 दिखेगी यूनिट। ठीक है, इसके अलावा आपको 300 भी दिखेगी और 100 भी दिखेगी। 300 एक तरीके से आपका क्या है, हाईएस्ट पॉइंट एक तरीके से, और 100 के आपका एक लोएस्ट पार्ट दिखाएगा, लोएस्ट पॉइंट का पार्ट दिखाएगा। तो वो आपको कहाँ पे प्रोड्यूस करना है वो आपके ऊपर है, वो किस पे डिपेंड करेगा, आपकी प्राइस लाइन, मतलब आपकी आइसो कॉस्ट लाइन पे डिपेंड करेगा कि आपकी जनरली आपके पास कितना एक्सपेंडिचर है, कितना बजट है। तो आप अपना हमेशा क्या करते हो, बजट देखते हुए ही पार्ट क्या करते हो, एक्सपांड करते हो, या हम बोल सकते हैं कि उतने फैक्टर ऑफ कॉम्बिनेशंस का यूज़ करते हो। देखो, प्राइस फैक्टर कर्व सबसे सिंपल पार्ट है। जैसे मैंने आपको इंडिफरेंस कर्व वाले पार्ट में प्राइस कंजम्पशन कर्व एक क्वेश्चन में बताया था, एक क्वेश्चन मैंने कवर कराया था जिसमें आपको मैंने बताया था कि प्राइस कंजम्पशन कर्व, तो उसमें जनरली आपको ये पता था कि अगर एक्स गुड की प्राइसेस कम हो जाती है तो आपकी जो प्राइस लाइन है ना वो आपकी आगे बढ़ जाती है इधर। ठीक है, क्योंकि एक्स गुड नीचे था, तो वही मान के चलो लेबर नीचे और कैपिटल यहाँ पे। तो पहले आपकी जो आइसो कॉस्ट लाइन थी वो ये थी। अब मान लो लेबर आपको सस्ता मिलने लग गया, कैपिटल की प्राइसेस में चेंज नहीं हुआ, लेबर आपको यानी एक फैक्टर सस्ता मिलने लग गया, तो ऐसे बनेगा आपका पार्ट। या मान लो कि अगर लेबर महंगा मिलने लग गया तो वो इधर जाएगा, ये बोल रहा है। ठीक है, तो पहले जनरली आपको पता है कि इस लाइन पे, कॉस्ट की लाइन पे जो आपका आइसोक्वेंट कर्व बनता था पर्टिकुलर ये था, फिर आपका इस लाइन पे ये बन रहा है। और अगर आपको मैं बोलूँगा कि लेबर की कॉस्ट आपकी एक तरीके से क्या हो गई, सस्ती हो गई, सॉरी महंगी हो गई, तो उस केस में क्या होगा, आप यूनिट यानी लेबर का पार्ट कम लगाओगे, लेबर का पार्ट क्या करोगे, कम, तो उस केस में आपका प्रोडक्शन भी क्या रहेगा, कम ही रहेगा। तो आपको जो ये लाइन मिलती है इसे हम क्या बोलते हैं, प्राइस फैक्टर कर्व। तो आपको पता है कि अगर लेबर सस्ती हो गई तो आपकी यूनिट ज़्यादा निकलेगी, यानी हम बोल सकते हैं कि आउटपुट ज़्यादा निकलेगा। क्यों, क्योंकि आप ज़्यादा लेबर का यूज़ करोगे। राइट साइड का मतलब क्या हो गया, लेबर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। लेफ्ट साइड का मतलब क्या होगा, लेबर कम। क्यों यूज़ कर रहे हैं लेबर कम, क्योंकि लेबर की कॉस्ट ज़्यादा हो गई। अगर लेबर फैक्टर सस्ता हो गया तो हमें पता है कि वो राइट साइड पे जाएगा, लेबर ज़्यादा यूज़ करेंगे, यही आपको पता था। तो ऊपर एक बार देख लीजिए ये कर्व, ये रहा। तो देखिए आपको बोल रहा है कि जो एफ पॉइंट दे रखा है, मान लो ये वाला, ठीक है, इसके पॉइंट से मान लो, देखो अगर ये बढ़ गई तो ये क्यों बढ़ेगी, एक तरीके से हम बोल सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि लेबर हमने ज़्यादा यूज़ क्यों करा, क्योंकि लेबर सस्ता मिलने लग गया। अगर लेबर महंगा होगा तो लेबर को हम कम यूज़ करेंगे। और कैपिटल में कोई चेंज नहीं हो रहा क्योंकि कैपिटल में कोई भी पार्ट नहीं है। अगर लेबर एक तरीके से महंगा हो गया तो कम यूज़ क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक बजट है, हमारे पास एक टोटल एक्सपेंडिचर है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आप अगर आपको कभी भी क्या है दिमाग नहीं लग रहा तो एक एग्जाम्पल बना लो कि जैसे देखो लेबर की प्राइस 10 है और कैपिटल की प्राइस 20 रुपीज़ है, आप 100 रुपीज़ ही खर्च कर सकते हो। अब मान लो कि लेबर की प्राइस क्या हो गई, आपकी 20 रुपीज़ हो गई। ठीक, तो आप खुद देख सकते हो कि पहले अगर आप क्या कर सकते थे कि पूरे के पूरे 10 यूनिट लेबर के लगा सकते थे, लेकिन अब जैसे 20 रुपीज़ लेबर की प्राइस हो गई तो अब सिर्फ आप 5 यूनिट ही लेबर लगा पाओगे, तो अपने आप आपका लेबर इधर जाएगा, तो आपका जो पॉइंट है वो यहाँ मिलेगा। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ पे ये IQ कर्व बता रखा है यानी आइसोक्वेंट, तो प्रोडक्टिविटी एक तरीके से क्या होगी, कम, प्रोडक्शन क्या होगा, कम। तो आपको जो एक कर्व दिखा रखा है इसे हम क्या बोलते हैं, प्राइस फैक्टर कर्व। इसका मतलब क्या हुआ, लेबर की कॉस्ट या कैपिटल की कॉस्ट की वजह से एक तरीके से आपको प्राइस फैक्टर कर्व मिलता है। जबकि एक्सपांशन पाथ किसकी वजह से मिलता है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज बढ़ने की वजह से, क्योंकि उसमें लेबर में भी चेंज होता है और कैपिटल में। यहाँ पे क्या होगा, जनरली आपका एक फैक्टर में चेंज होगा। तो ये बोल रहा है लाइक द प्राइस इनकम लाइन इन द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, ए relative cheapening of one of the factors to that of another will extend the iso cost line to the right। यहाँ पे क्या बोल दिया कि अगर एक फैक्टर चीप हो जाता है दूसरे फैक्टर के कंपैरिजन में, तो जो ये लाइन थी, अगर लेबर चीप हो गया तो लेबर की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी,
यानी आप लेबर ज़्यादा यूज़ करने लग जाओगे, तो उस केस में पहले आपका यहाँ मिलता था, अब यहाँ मिलने लग जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से बोलते हैं इफ़ वन ऑफ द फैक्टर बिकम रिलेटिवली डियर, डियर मतलब क्या हो गया, महंगा। अगर एक फैक्टर महंगा मिलने लग गया तो आइसो कॉस्ट लाइन क्या हो जाएगी, अपने आप लेफ्ट की तरफ चल जाएगी, क्योंकि आप लेबर की कम क्वांटिटी यूज़ करोगे। तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे रखा है, गिवन द प्राइस ऑफ कैपिटल इफ प्राइस ऑफ लेबर फॉल्स द आइसो कॉस्ट लाइन ई एफ इन पैनल बी विल एक्सटेंड टू द राइट एस ई जी, एंड इफ द प्राइस ऑफ लेबर राइजेज द आइसो कॉस्ट लाइन ई एफ विल कॉन्ट्रैक्ट इनवर्ड, मतलब लेफ्ट की तरफ ई एच। ठीक है, इफ द इक्विलिब्रियम एल एम एन आर जॉइंट बाय लाइन, इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइस फैक्टर कर्व। ऊपर जो मैंने आपको बताया ना, यही बोल रखा है। पहले आपको बोल रहा है कि जनरली अगर प्राइस ऑफ लेबर फॉल होगी तो वो कहाँ जाएगी, एक तरीके से ई एफ से ई जी की तरफ जाएगी, ई एफ से ई जी। और अगर आपको बोल रहा है कि प्राइस ऑफ लेबर बढ़ गई तो वो कहाँ जाएगी, ई एफ से ई एच की तरफ जाएगी। और जहाँ पे एक तरीके से आपको क्या मिल रहा है, इक्विलिब्रियम मिल रहा है एल एम एन, जिसको आप ज्वाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, प्राइस फैक्टर कर्व मिलेगा। तो दोनों में क्या फ़र्क है आपको पता चल गया कि जनरली एक तरीके से फाइनेंशियल रिसोर्स बढ़ते हैं, या आप ये भी बोल सकते हो, देखो आपका टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो गया, एडवांसमेंट, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मिलने की वजह से हम बोल सकते हैं कि लेबर और कैपिटल में भी चेंज हो सकता है। पर देखो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की चेंज इसलिए नहीं बोलता क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट बोला जाता है, तो जनरली यही बोल सकते हो कि फाइनेंशियल रिसोर्स इंक्रीज हो गए। फाइनेंशियल रिसोर्स मतलब क्या हो, आपकी गुडविल अच्छी हो गई, आपकी क्रेडिबिलिटी अच्छी हो गई, तो मार्केट में गुडविल इमेज सुधरने के कारण ये भी हो सकता है कि बैंक आपको क्या करे, लोअर इंटरेस्ट पे लोन देने लग जाए। तो आपका मैं क्या बोलूँगा कि लेबर का और कैपिटल का जो फैक्टर की प्राइसेज है वो चेंज नहीं हुई। पहले भी लेबर 10 रुपीज़ पर यूनिट था और कैपिटल 20 रुपीज़ था, अभी भी वही है। क्योंकि अगर उसमें भी चेंज होता है तो ज़रूरी नहीं है कि आपका आउटपुट बढ़े और आपका एक्सपांशन पाथ आपको नहीं मिलेगा, और क्या पता वो प्राइस फैक्टर कर्व की तरह इधर उधर मिलेगा। ठीक है, लेकिन प्राइस फैक्टर कर्व किसकी वजह से हुआ, एक फैक्टर की प्राइसेज में चेंज होने से। दूसरे फैक्टर आपको पता है कांस्टेंट रह रहा है, तो जनरली उसका फ़र्क हो रहा है। अगर आप बोलोगे सर लेबर सेम है और कैपिटल में चेंज होगा, तो आप सोचिए कि एक कर्व बना लीजिए, और लेबर सेम है और कैपिटल में चेंज होता है। आपको पता है कि कैपिटल कब बढ़ाओगे, जब कैपिटल सस्ती हो जाए। तो उस केस में देखो लेबर से कैपिटल ऐसे मिलेगा। कैपिटल महंगी हो गई तो उस केस में लेबर तो वही है, कैपिटल कम यूज़ करोगे, यहाँ पे आएगा। तो इस तरफ जाएगा अपवर्ड या डाउनवर्ड जाएगा। अपवर्ड कब जाएगा, जब फैक्टर सस्ता हो गया। डाउनवर्ड कब जाएगा, जब फैक्टर महंगा हो गया। तो आप ऐसे भी बना सकते हो, कैपिटल में भी चेंज कर सकते हो। तो आप उसके बाद क्या कर दो, एक आइसोक्वेंट कर्व बना दो तीनों लाइनों पे, और जैसे ही जो लाइन जोड़ दोगे वो जनरली क्या कहलाएगी, प्राइस फैक्टर कर्व कहलाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको सारा पार्ट आ गया होगा। इसमें मैंने सारा पॉइंट कवर करा दिया, जितने भी पॉइंट थे। रिज लाइन भी देख जाना एक बार एग्जाम में, कभी कभी पूछ लेता है, या आपसे जनरली क्या पूछ लेता है कि 4 पॉइंट दे देगा और बोल देगा कि कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है आइसो कॉस्ट लाइन के लिए, या हम बोल सकते हैं प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम के लिए, या लीस्ट कॉस्ट के लिए। तो आप क्या बोलोगे, जनरली कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होना चाहिए एक तरीके से पॉइंट, जो भी आइसोक्वेंट कर्व की बात कर रहा है। जो आइसो कॉस्ट लाइन है वो एक तरीके से आइसोक्वेंट कर्व के क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। या एम आर टी एस जो आपने देखा, एम आर टी एस किसके इक्वल होना चाहिए, पी एक्स अपॉन पी वाई के इक्वल होना चाहिए। यानी हम क्या बोल रहे हैं, चेंज इन एल अपॉन चेंज इन के अपॉन चेंज इन एल इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, पी एल अपॉन पी के। चेंज इन के अपॉन चेंज इन एल इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, पी एल अपॉन पी के। इस तरीके से होना चाहिए। एम पी एल अपॉन एम पी के, उसके भी इक्वल हो सकता है। तो इस तरीके से याद रखना हमेशा, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चंस करेंगे तब जाके आपको पता चलेगा। लेकिन अभी मेरे को क्या है, 4 प्रोडक्शन फंक्शन और बताने जो एग्जाम में कभी कभी आ जाते हैं, जैसे कॉप डगलस। मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि देखो स्टेटिस्टिकली मैं बोलूँगा कि लॉग एंटी लॉग इसमें कैलकुलेट होते हैं, तो वो आपके आते ही नहीं है। तो मैं अगर आपको वो पर्टिकुलर बताने लग गया तो पता नहीं कहाँ तक चले जाएगा कोर्स। तो मुझे बस उसमें क्या करना है, हल्का हल्का सा आपको बताना है कि एग्जाम में कैसे कैसे आ सकता है, तो मैं पर्टिकुलर पॉइंट आपको कवर करा दूंगा। और अगर कुछ भी क्वेश्चन रह जाएगा, या हम बोल सकते हैं कुछ भी पॉइंट रह जाएगा, तो पास्ट ईयर के एमसीक्यूज हैं उसके थ्रू कवर कर लेंगे। ठीक, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगली वीडियो देखेंगे किसकी, वेरियस टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, 4 टाइप के बताऊंगा मैं। ठीक है।